अध्याय 821 सबसे शक्तिशाली ग्रैंड मास्टर्स की लड़ाई। नेट और फोनसाक के बीच शर्त से लेकर ग्रैंड मास्टर टेटेनिस के पदार्पण तक, टेटेनिस के प्रशिक्षु और रहस्यमय ग्रैंड मास्टर समन, तिकड़ी विशेषज्ञ प्रतिभाशाली मास्टर आर्थर, जो एक बार गायब हो गए थे, के बीच द्वंद्व समझौते तक, इस मैकेनिक मास्टर प्रतियोगिता को एक के बाद एक चरमोत्कर्ष के रूप में वर्णित किया जा सकता है। न केवल स्टैंड में बैठे लोग, बल्कि जादुई टेलीविजन के सामने बैठे दर्शक भी शांत हो गए, क्योंकि वे सबसे रोमांचक मुकाबले का इंतजार कर रहे थे। टेटेनिस के संकेत पर मैदान में मौजूद सभी लोग पीछे हट गए और खुली जगह में चले गए। अगर छाप का नियम न होता तो मुझे तुम्हारे जैसे चींटी जैसे चरित्र के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। समन ने चेन रूई को तिरस्कार से देखा, उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। चेन रूई ने भी कुछ नहीं बताया। उसने दुष्ट शिष्य की शक्ति का इस्तेमाल छाप की सांस को बंद करने के लिए किया। अब चूंकि वह समन को खुले और ईमानदार तरीके से हराना चाहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उसे दबाना बंद कर दिया और अपनी आधी छाप शक्ति को शरीर से बाहर निकलने दिया। दोनों सुनहरी रोशनियां आपस में मिल गईं और वह स्थान जहां वे दोनों स्थित थीं, प्रकाश को अपवर्तित करने वाले कांच की तरह आंशिक रूप से हिलता हुआ प्रतीत हुआ। ध्वनि और छवि अभी भी संचरित हो सकती थी। ये छाप का स्वतंत्र स्थान था। चेन रूई को उस छाप में दी गई जानकारी से पता चला कि यह एक ऐसा स्थान है जहां कानून के रहस्य और उन्नत प्राचीन रून छिपे हैं। युद्ध के दोनों पक्ष नियम तय करेंगे और यह स्थान स्वतः ही विजेता का फैसला करेगा। अंत में केवल एक ही व्यक्ति जीवित बच पाएगा, मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार। समन ने इस प्रकार के द्वंद्व का अनुभव एक से अधिक बार किया था और वह अपनी शक्ति में आश्वस्त लग रहा था। चेन रूई ने शांति से कहा, मुझे आप जैसे लोगों के साथ बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अब नियम तय कर लेते हैं। बड़बड़ाता आत्मविश्वास, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से लोग देखे हैं। ये सिर्फ ये जानने के अलावा और कुछ नहीं है कि तुम हार जाओगे, लेकिन तुम तो बस खुद को सम्मोहित करने की कोशिश कर रहे हो ताकि ऐसा लगे कि तुम्हें मौत का जरा भी डर नहीं है। समन की एक आंखों वाली तिरस्कार भरी अभिव्यक्ति और भी प्रबल थी। उसे जीतने का पूरा भरोसा था, भले ही वह टेटेनिस ही क्यों न हो जो ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गया हो। टेटेनिस के प्रशिक्षु की तो बात ही छोड़ो। चेन रूई ने अपना सिर हिलाया, मैं हमेशा मौत से डरता रहा हूं, इसलिए मैं अपने डर पर काबू पाने के लिए मौत पर विजय पाना चुनूंगा। अज्ञानी कूड़ा, समन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास त्रिविशेषज्ञ मैकेनिक मास्टर की उपाधि है। मैं तुम्हें प्रदर्शन करने का मौका दूंगा। चलो पहले मैच में मैकेनिक्स पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। दांव पर आधी जीवन शक्ति है। कैसा रहेगा? सहमत हैं? दूसरा फार्मास्यूटिक्स है। ठीक है, दांव पर जीवन शक्ति का दूसरा आधा हिस्सा है। अगर आप लगातार 2 मैच जीत जाते हैं तो मेरी जान अपने आप चली जाएगी, और आपके लिए भी यही बात लागू होती है। अगर आप एक जीतते हैं और एक हारते हैं तो हम तीसरे मैच के फाइनल में पहुंच जाएंगे। फाइनल में पहले 2 राउंड के दांव दोहराए जाएंगे। दांव तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि एक पक्ष पूरी तरह से हार न जाए। सहमत? चेन रूई ने सिर हिलाया। जब दोनों ने सहमत कहा तो अंतरिक्ष से एक दृश्यमान सुनहरी जंजीर प्रकट हुई और विचित्र अक्षरों में उलझकर एक प्रकार का नियम बन गया। इस नियम के निष्कर्ष के तहत एक दूसरे की कुछ अवस्थाएं, जिनमें जीवन शक्ति का दांव भी शामिल था, उनके मन में एक साथ प्रकट हुईं। क्या अद्भुत प्राण शक्ति है! कोई आश्चर्य नहीं कि वह द्वंद्व युद्ध टालने के आपके अनुरोध पर सहमत हो गया। समन खुद को गर्व से व्यक्त करते हुए हंसा, हालांकि द्वंद्व युद्ध टालने से मुझे 300 साल की जिंदगी गंवानी पड़ी, इस बार मैं कम से कम 100 गुना ब्याज लूंगा। लगता है आपको छाप में किसी तरह की औषधि विज्ञान की समझ मिल गई है। आप वास्तव में टेटेनिस के प्रशिक्षु हैं। दुर्भाग्य से आप यह नहीं समझते कि अगर आप छाप को पूरी तरह से समझ भी लेते हैं और टेटेनिस से आगे निकल भी जाते हैं तो भी आप दूसरे डावर ही बन पाएंगे। डावर भी मेरे हाथों मारा गया, आपकी तो बात ही छोड़िए। मैंने अपने शिक्षक से सुना है कि जब आप उनके साथ शर्त लगाते हैं तो शर्त 200 साल में एक बार ही लगती है। इस बार आपने संख्या को एक विशिष्ट संख्या से अनुपात में कैसे बदल दिया? चेन रूई ने भौहें चढ़ाईं और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी जिसने समन को ढक लिया, जिससे समन को ऐसा लगा जैसे उसकी असलियत पता चल गई हो। चेन रूई ने अंतरिक्ष के नियम का पालन करते हुए एक क्षण के लिए दुष्ट शिष्य की शक्ति से गहन विश्लेषण को सक्रिय कर दिया। अंततः उसने एक आत्मसाक्षात्कार प्रकट किया, तुम्हारे शरीर पर असंख्य मरे हुए लोगों की शक्तियां हैं। यह एक सहजीवी अनुबंध होना चाहिए। तुम्हारा अनुबंध साथी मरा हुआ होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम लगभग 10,000 वर्षों तक अपराजित रह सकते हो। ये तुम्हारे सहजीवी साथी का जीवन काल उधार लेकर धोखा साबित हुआ। उस अनुबंध साझेदार के जीवन का अर्थ था कि समन के पास लगभग अंतहीन दांव थे, साथ ही अपनी शक्ति के कारण वह स्वाभाविक रूप से हर लड़ाई में विजय प्राप्त कर सकता था। इस सच्चाई ने टेटेनिस को अचानक सच्चाई का एहसास कराया। अपने दिवंगत शिक्षक के बारे में सोचते हुए वह अपनी मुट्ठी भींचने से खुद को नहीं रोक सका। तुम सच में इस राज को देख सकते हो? समन की एक आंख उदास होकर चमक उठी। हम
यह इम्प्रिंट स्पेस के नियम का उल्लंघन नहीं करता। ये बिल्कुल भी धोखाधड़ी नहीं है। बेवकूफ़ तो वे लोग हैं। जीतने वाला ही सब कुछ ले जाता है। अगर तुम में ये क्षमता है तो तुम नियमों के बीच भी धोखाधड़ी कर सकते हो, बशर्ते तुम मुझे हरा सको। सचमुच, मैं इससे भी ज्यादा देख सकता हूँ। चेन रुई के दुष्ट शिष्य ने पूरी तरह से कहा, मैं समझ गया। तुम्हारा ये सहजीवी अनुबंध त्रुटिपूर्ण है और चाप नियम की सजा के साथ तुम्हारे मरे हुए साथी का जीवन वास्तव में अमर नहीं है। उसका जीवनकाल केवल 1000 वर्ष से कम होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं। चेन रुई को आखिरकार समझ आ गया कि पिछली बार लिच ने समन को द्वंद्वयुद्ध का समय टालने के लिए क्यों उकसाया था, क्योंकि उसे उसकी शक्तिशाली जीवन शक्ति का लालच था जो टेटेनस से कहीं ज्यादा थी। चेन रुई को नहीं पता था कि उसका जीवन कितना लंबा होगा, लेकिन पगलियों से उसे जो जीवन काल मिला था उसका आधा हिस्सा कम से कम लगभग 1 लाख साल का था, इसलिए समन के नजरिए से ये लेन देन निश्चित रूप से बहुत मूल्यवान था। तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता था? समन ने एक शरारती हंसी हंसी, अब जब नियम तय हो गए हैं तो बस 2 मैच ही काफी हैं और तुम्हारी जिंदगी मेरी है। चेन रुई मुस्कुराए। मुखौटे के पीछे से भी समन का दृढ़ संकल्प साफ महसूस कर सकता था, इस तरह की चालाक चाल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। वैसे भी आज सिर्फ एक ही व्यक्ति बच सकता है, चाहे वह चाल हो या साजिश, पूरी ताकत के सामने ये बस एक मजाक है। इतनी देर तक बकवास करने के बाद अब हमारे द्वंद्वयुद्ध का समय आ गया है। समन को उम्मीद नहीं थी कि टेटेनस के प्रशिक्षु में सचमुच उससे मुकाबला करने की ताकत है, इसलिए उसे भी पूरा भरोसा था। ये वाक्य मुझे ही कहना चाहिए। पहला मैकेनिक्स, बेस्ट ऑफ 3। खेल की विषय वस्तु पासा पलटने से तय होती है। चेन रुई के सामने हवा में एक 6 तरफा पासा प्रकट हुआ। विचार बदलते ही पासा पलट चुका था। घुमाव के बाद पासा टूट गया और हवा में एक शब्द प्रकट हुआ। परीक्षा परिष्कृत थी। एक मैकेनिक टेबल जिसमें तरह तरह के बर्तन और एक पर्पल स्टार आयरन मेटल मिनरल्स थे, दोनों के सामने एक ही समय पर प्रकट हो गए। 1 घंटे के अंदर जिसकी रिफाइनिंग रेट सबसे ज्यादा होगी वह राउंड जीत जाएगा। शोधन, अशुद्धियों को दूर करने और सार को संरक्षित करने की शुद्धिकरण प्रक्रिया थी। ये यांत्रिकी के सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी कौशलों में से एक था, खासकर धातु में कुशल यांत्रिकी के लिए। ये चरण पूरे उपकरण की गुणवत्ता निर्धारित करता था। चेन रुई का दिमाग घूम गया। अगर समन नियमों की खामियों का फायदा उठा सकता है तो मैं भी उठा सकता हूँ। ये पहला परीक्षण बस ये देखने के लिए अच्छा है कि क्या सुपर सिस्टम इस खेल के लिए उपयुक्त है। उसने मैकेनिक टेबल पर स्मेल्टर चालू कर दिया। जब खनिज उच्च तापमान से लाल हो गए तो उसने हथौड़ा उठाया और खनिज पर जोर से प्रहार किया। जब समन ने चेन रुई की हरकतें देखीं तो उसकी घृणा और भी बढ़ गई। उसके हाथ का हथौड़ा लाल गर्म खनिज पर टैप करने लगा। मैकेनिक मास्टर्स की नज़र में इस तरह की हरकत में अजीबोगरीब तार्किकता और लय थी जो किसी की आत्मा को लगभग खींच सकती थी। ये गति ही समन की ताकत का पहले से ही पता लगा सकती थी। महागुरु, एक गुरु पहले ही चिल्ला चुके थे। उनकी आवाज़ दर्शकों ने सुनी और तेजी से फैल गई। समन बेशक एक ज़बरदस्त मैकेनिक ग्रैंड मास्टर है। शायद जैसा उसने खुद कहा था, उसकी ताकत टेटेनस से कहीं ज्यादा है। अभी दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है उसे सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे वे जिंदगी मौत के दांव पर लगे हैं। एक गुरु और एक महागुरु के बीच कोई रहस्य नहीं है। तिकड़ी विशेषज्ञ प्रतिभाशाली गुरु इससे कैसे निपटेंगे? समन 10,000 साल तक अपराजित रह सकता था। बड़ी संख्या में धोखाधड़ी वाले सट्टेबाजी के चिप्स रखने के अलावा उसके अपने कौशल वाकई असाधारण थे। इन वर्षों में समन ने उस छाप के आधे हिस्से के रहस्य को पूरी तरह समझ लिया था और उसकी ताकत उसके मूल शिक्षक रोसेनबर्ग से भी ज्यादा थी। हालांकि वह चेन रुई से काफी घृणा करता था, लेकिन उसने लापरवाही नहीं बरती थी। उसने हथौड़े से पीटा, फिर से शुद्ध किया, फिर से शुद्ध किया। उस खनिज का आयतन भी तेजी से कम हो रहा था। 1 घंटे बाद समन के मैकेनिक स्टेज पर एक छोटी सी गोल धातु की गेंद दिखाई दी। वह बिल्कुल सही लग रही थी, उसमें कोई छेद या उभार नहीं था। चेन रुई ने उसे और निखारने में समय नहीं लगाया, बल्कि उसने बहुत पहले ही निखारना खत्म कर दिया था और वह बस समन की हरकतों को दिलचस्पी से देख रहा था। उसके सामने एक छोटा सा धातु का घन था। यांत्रिकी के उस्तादों ने सिर हिला दिया। आथक की अपेक्षाकृत अनाड़ी चालों की तो बात ही छोड़िए, दोनों के परिष्कृत उत्पाद के आकार को देखते हुए आथ स्पष्ट रूप से बहुत घटिया है, क्योंकि घन के कोनों पर अशुद्धियां आसानी से जमा हो सकती हैं। केवल गोल आकार ही अधिकतम परिष्कार के लिए उपयुक्त है। निस्संदेह इस द्वंद्व में कोई रहस्य नहीं है। समन ने चेन रुई के सामने रखे छोटे घन पर व्यंग्य किया और छाप स्थान ने परिणाम का आकलन करना शुरू कर दिया। परिणाम सीधे अंतरिक्ष में पाठ के रूप में प्रदर्शित हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे अभी पासे के लुढ़कने का परिणाम था। समन की शोधन क्षमता 86 थी। सामान्यतः कई पदार्थों को एक निश्चित शुद्धता स्तर तक पहुंचने के बाद बार बार शुद्ध नहीं किया जा सकता। पर्पल स्टार आयरन शोधन के लिए सबसे कठिन पदार्थों में से एक था।
साधारण कारीगर 70 की शोधन क्षमता तक पहुंच सकते थे। समन का वास्तव में 86 तक पहुंचना उल्लेखनीय था। यह अभी भी 1 घंटे की समय सीमा के अंतर्गत था। समन की विधि से यदि पर्याप्त समय हो तो शोधन क्षमता को 90 और उससे अधिक तक बढ़ाया जा सकता था। मास्टर्स हैरान रह गए। समन का चरित्र चाहे जो भी हो, ग्रैंड मास्टर स्तर के कौशल वाकई काबिले तारीफ थे। हालांकि ये हैरानी बस कुछ सेकंड तक ही रही और आथ के नतीजे आने के बाद ये तुरंत सदमे में बदल गई। आथ का परिष्कार 100। समन को यकीन नहीं हुआ और उसे लगा कि उसने गलती कर दी है। 100 की अवधारणा क्या है? चाहे कोई भी पदार्थ हो, चाहे उसे कैसे भी परिष्कृत किया जाए, उसमें हमेशा कुछ न कुछ अपरिहार्य अशुद्धियां जरूर होती हैं। पर्पल स्टार आयरन के लिए 90 का शोधन हाथ से शोधन की सीमा से लगभग कम है। हालांकि आज ये सिद्धांत उसके सामने एक जीवित वास्तविकता बन गया था। समन को पूरा यकीन था कि छाप स्थान का निर्णय बिल्कुल सटीक था। जिस खनिज को कुछ बार बेढंगे तरीके से ठोका गया था, उसने अविश्वसनीय रूप से वह उच्चतम शुद्धता प्राप्त कर ली जो केवल सिद्धांत में ही प्राप्त की जा सकती है। कौन सी तकनीकें और साधन इसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या शीर्षस्थ महागुरु ऐसा कर सकते हैं? तुमने किस तरह की धोखाधड़ी का तरीका अपनाया? समन चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। जब तक नियम इसकी अनुमति देता है, विजेता सब कुछ ले लेता है, आपने खुद कहा। चेन रुई ने उदासीनता से उत्तर दिया, ये जानते हुए कि जब तक यह उसके हाथ से रूपांतरित होता है, तब तक इसे नियम द्वारा पहचाना जा सकता है। समन जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी एक आंख से चेन रुई के टुकड़े टुकड़े करने के लिए अनगिनत तीखे ब्लेड निकल रहे थे। आखिरकार वह शांत हुआ और दूसरे दौर की विषय वस्तु तय करने के लिए पासे उछालने लगा। दूसरे दौर की विषय वस्तु थी 2 घंटे के भीतर निर्दिष्ट सामग्रियों से उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली एक लंबी तलवार बनाना और फिर दोनों तलवारों से एक दूसरे पर वार करना। जिसकी तलवार पहले टूटेगी वह हार जाएगा। इस नियम के कई मुख्य बिंदु थे। पहला, निर्दिष्ट सामग्रियों को न तो बढ़ाया जा सकता था और न ही घटाया जा सकता था, जिससे गढ़ाई कौशल के साधन बहुत सीमित हो जाते थे। दूसरा, उत्कृष्ट गुणवत्ता। जो भी इस गुणवत्ता से अधिक या कम होता, उसे सीधे तौर पर पराजित माना जाता था। तीसरा, एक दूसरे पर प्रहार, जिसके लिए लंबी तलवार की कठोरता और मजबूती के बीच सबसे उपयुक्त संतुलन का चयन आवश्यक था और हमले में विशेषता अच्छी होनी चाहिए। यांत्रिकी मंच पर स्थिर तलवार ब्रूनो और सामग्रियों को देखकर चेन रुई ने कोई और विचार नहीं किया और सचमुच शांत हो गया। अभी जो शोधन हो रहा था वह सिर्फ एक प्रयोग था और अब यह महारथियों के बीच एक वास्तविक प्रतियोगिता है। चेन रुई के एक पल चुप रहने के बाद उसने हथौड़े की ओर हाथ बढ़ाया। पिछली आकस्मिक हार के कारण समन को कोई जल्दी नहीं थी और वह चेन रुई की हरकतों पर नजर रखता रहा। जैसे ही उसने चेन रुई को हथौड़ा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते देखा, समन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये क्रिया, ये ध्यान, ये गति, ये पिछले मैच से बिल्कुल अलग है। यही वह एहसास है जो एक असली ग्रैंड मास्टर से निकलता है। इस हाथ की ताकत अविश्वसनीय रूप से टेटेनिस से भी ज्यादा है। कम से कम वह ग्रैंड मास्टर के रूप में मेरे स्तर तक तो पहुंच गया है। मैदान के बाहर यांत्रिकी विशेषज्ञों ने बस कुछ ही नजरें डाली और उनकी आंखें मानो किसी भंवर द्वारा खींची जा रही हों। चेन रुई की हरकतें बेढंगी लग रही थीं और हर विवरण में जीवन की एक धुंधली सांस झलक रही थी। इस सांस के तहत तलवार का भ्रूण धीरे धीरे एक लंबी तलवार में बदल गया। ये परिवर्तन एक कायापलट की तरह स्वाभाविक था। सिर्फ इसी आधार पर सिर्फ ग्रैंड मास्टर ही ऐसा कर सकते हैं। यह एहसास आथ के गुरु टेटेनिस के पिछले कामों से भी कहीं कमतर लग रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि आथ ने समन के साथ अपनी जान की बाजी लगाने की हिम्मत की। पता चला कि वह पहले ही अपने गुरु से आगे निकल चुका था। डार्क शैडो एम्पायर के मैकेनिकल प्रेसिडेंट एंडरसन बेहद भावुक हो गए। मैंने उन्हें कुछ सालों से नहीं देखा था। वह त्रिगुण विशेषज्ञ, प्रतिभाशाली गुरु, एक सच्चे महागुरु बन गए हैं जिनका हर कोई सम्मान करता है। न केवल उस्तादों को बल्कि उपस्थित सभी श्रोताओं को भी ऐसा लग रहा था कि वे चेन रुई की गढ़ाई की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगा कि वह लंबी तलवार एक नए पौधे की तरह है जो कलियों से धीरे धीरे उग रहा है और खिल रहा है। उसकी शाखाएं और पत्तियां तब तक फैली हुई हैं जब तक वह एक विशाल वृक्ष नहीं बन जाता। यह एक अद्भुत एहसास था। कुछ लोगों को तो इसकी वजह से एक अप्रत्याशित अंतर्दृष्टि भी मिली। समन को झटका तो लगा, लेकिन वह तुरंत शांत हो गया और उसने काम शुरू कर दिया। 2 घंटे कोई कम समय नहीं था, लेकिन शाही अखाड़ा बिल्कुल शांत था ताकि छाप वाले स्थान पर मौजूद 2 लोगों को परेशानी न हो। पिछले दौर के उलट इस बार लगभग सभी के मन में अज्ञात परिणाम को लेकर उम्मीदें थीं, क्योंकि ये 2 महागुरुओं के बीच मुकाबला था जो दानव क्षेत्र के सर्वोच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करते थे और अंत में उनमें से केवल एक ही बच पाया। अध्याय 822 नियम में खामियां। इंतजार का समय हमेशा लंबा होता था, खासकर आम लोगों के लिए, विशेषज्ञों को देखने के लिए। लेकिन दोनों महारथियों की ताल के आगे समय बहुत तेजी से बीतता हुआ प्रतीत होता था।
दर्शक इस अद्भुत एहसास को ठीक से समझ पाते उससे पहले ही 2 घंटे बीत चुके थे। चेन रुई और समन के सामने मैकेनिक टेबल पर 2 तलवारें रखी थीं। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो उन्हें लगता कि दोनों तलवारें एक ही इंसान ने बनाई हैं, क्योंकि दोनों तलवारों की लंबाई, आकार और यहाँ तक कि एहसास भी लगभग एक जैसा ही था। हालांकि दोनों तलवारें बेहतरीन ग्रेड की थीं, फिर भी देखने में बहुत ही शानदार लग रही थीं। दोनों लंबी तलवारों में एक जैसी भावना इसलिए थी क्योंकि दोनों महारथियों के निर्णय और चुनाव आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे थे। दोनों तलवारों की विशिष्टताएं ऐसी सर्वोत्तम पसंद होनी चाहिए जो 2 घंटे के भीतर उन युद्ध स्थितियों का सामना कर सकें। हालांकि जिस प्रकार अंत में उनमें से केवल एक ही बच सका, उसी प्रकार 2 तलवारों में से केवल एक ही बच सकी। आगे इस मैच का परिणाम था। दोनों तलवारें धीरे धीरे हवा में तैरती रहीं, जिससे अनगिनत दर्शकों का मन प्रभावित हुआ। दोनों तलवारें प्रकाश की 2 किरणों में बदल गईं और तेजी से आपस में टकराने लगीं। चिंगारियों के नीचे दर्शकों के दिल कांपते रहे। 10 से अधिक बार प्रहार करने के बाद अंततः डिंग की आवाज हुई। एक तलवार 2 टुकड़ों में टूटकर नीचे गिर गई, जबकि दूसरी तलवार अनेक दरारों के बावजूद अंत तक टिकी रही। तलवार चेन रुई के सामने धीरे धीरे उड़ी और दर्शकों ने तालियां बजाईं। तिकड़ी विशेषज्ञ प्रतिभाशाली गुरु, नहीं महागुरु, आथ जीत गए। रहस्यमय एक आंख वाले ग्रैंड मास्टर की तुलना में प्रतिभाशाली ग्रैंड मास्टर जो कभी दानव क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, उन्हें दर्शकों द्वारा स्वीकार करना और समर्थन करना स्पष्ट रूप से आसान था। पहले गेम में मैकेनिक मैच में आथ 2-0 से जीत गया। शासन की शक्ति तुरंत काम करने लगी और चेन रुई को समन में ऊर्जा का एक विस्फोट महसूस हुआ। समन की एक आंख की रोशनी अचानक मंद पड़ गई और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। मैं पहला मैच हार गया। समन का हाथ थोड़ा कांप रहा था। 5000 साल हो गए हैं। 5000 साल पहले जब से जुए की लड़ाई शुरू हुई है, तब से मैं एक भी राउंड नहीं हारा। सब कुछ मेरे नियंत्रण में था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज पहले मैच में मैं असल में इस प्रतिद्वंद्वी से हार गया, जिसकी उम्र 30 साल से भी कम होनी चाहिए। क्यों? समन गुर्राया। सामग्री, तकनीक और विशेषताएं लगभग एक जैसी हैं। मेरी तलवार क्यों टूट गई? तुम्हारा चरित्र चाहे कितना भी बेशर्म क्यों ना हो, आखिरकार तुम एक महान गुरु हो, इसलिए मैं तुम्हें समझने दूंगा। चेन रुई ने उदासीनता से कहा, हालांकि हमारी सामग्री, तकनीकें और अन्य चीज़ें लगभग एक जैसी हैं, मेरे पास एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जो तुम्हारे पास नहीं है, वो है तलवार की समझ। तुम्हारे पास सिर्फ हथियार बनाने की समझ है, जबकि मुझे तो तलवार की समझ है, क्योंकि मेरा हथियार तलवार है। इसलिए मेरी बनाई तलवार तुम्हारी तलवार से ज़्यादा जीवंत है। सच कहूँ तो हमारे बीच का स्तर काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन इतना छोटा सा अंतर ही नतीजा तय करने के लिए काफ़ी है। उन यांत्रिक गुरुओं को बस यही लगा कि इन शब्दों में महागुरु स्तर का सत्य समाहित है। हालांकि कई बातें उनकी समझ में नहीं आईं, फिर भी वे मंत्रमुग्ध और आनंदित थे। समन की ग्रैंड मास्टर जैसी ताकत यूं ही नहीं थी। उसे जल्द ही अपनी असफलता का कारण समझ आ गया। उसने गहरी सांस ली और आंखों में एक गंभीर भाव दिखाया। मैं मानता हूं कि मैंने पहले तुम्हें कम आंका था। तुम्हारी ताकत टेटेनस से कहीं ज्यादा है। मुझे भी तुम्हें गंभीरता से लेना चाहिए। तुम वाकई एक प्रतिभाशाली और शक्तिशाली ग्रैंड मास्टर हो। दुर्भाग्य से तुम सिर्फ मेरे लिए एक कदम के पत्थर बनने के लिए ही बने हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा। केवल एक चीज़ जो आपकी हो सकती है, वह है असफलता। चेन रुई उदासीनता से मुस्कुराया। अगली बार औषधि युद्ध है, क्या आपको आराम की जरूरत नहीं है? ग्रैंड मास्टर समन। समन ने ठंडे स्वर में उपहास किया, ज्यादा आत्मसंतुष्ट मत होइए। हालांकि आपकी औषधि विज्ञान की ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं है, फिर भी मेरा मानना है कि आप भी टेटेनस की तरह औषधि निर्माण के महारथी स्तर तक पहुंच चुके हैं। मेरी औषधि संबंधी उपलब्धियां यांत्रिक कौशल से कहीं ऊपर हैं। मैं आपको कोई मौका नहीं दूंगा और अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस ले लूंगा। दरअसल दर्शकों में से कई लोगों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि आथ मैकेनिक ग्रैंड मास्टर के अलावा पोषण ग्रैंड मास्टर भी होना चाहिए। वह एक सर्वांगीण ग्रैंड मास्टर थे। लाखों सालों में एक ग्रैंड मास्टर मिलना दुर्लभ था और इस बार 3 ग्रैंड मास्टर थे। इसके अलावा वे गुरु शिष्य और कट्टर दुश्मन थे, जिनके बीच जिंदगी और मौत की जंग होने वाली थी। नतीजा चाहे जो भी हो, ये दानव लोक के इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ेगा। आज का सदमा काफ़ी था। दर्शक अब इस लड़ाई के नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस तरह की नासमझ मनोवैज्ञानिक चालबाजी सिर्फ आपके अपराधबोध को उजागर कर सकती है। शायद ये तनाव कम करने की आपकी अपनी कोशिश है। चेन रुई के मुखौटे के पीछे से एक दृढ़ हंसी सुनाई दी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अब आप दोबारा नहीं हार सकते। समन फिर कुछ नहीं बोला। गहरी सांस लेते हुए वह एकाग्र हो गया। मन को स्थिर करके उसने औषधि युद्ध शुरू कर दिया। ये भी बेस्ट ऑफ 3 नियम था। पहला मैच इटर्नल पावर नामक काली औषधि बनाने का था।
जो इसे पहले पूरा कर लेता वह जीत जाता। इस मुकाबले ने कई दर्शकों की आंखें चौंधिया दी थीं। अगर ट्रू सीरीज के ब्लैक पोर्शन ग्रैंड मास्टर का शुरुआती पोर्शन था तो इटर्नल सीरीज के पोर्शन उन्नत पोर्शन थे। ट्रू सीरीज के पोर्शन का बफ अस्थायी था। सफ़ेद पोर्शन की तुलना में इसका प्रभाव दोगुना था और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं था। इसके अलावा इटर्नल सीरीज के पोर्शन हमेशा के लिए गुण को बफ कर देते थे। पुनरुत्थान पोर्शन और दीर्घायु पोर्शन, जो सर्वोच्च श्रेणी के पोर्शन थे, केवल महान ग्रेट ग्रैंड मास्टर ही बना सकते थे। असली ग्रेट ग्रैंड मास्टर के साधन अब इस प्रकार के ब्लैक पोर्शन तक सीमित नहीं थे। ऐसा कहा जाता था कि वे देवताओं को भयभीत करने वाले ईश्वरीय पोर्शन उत्पन्न कर सकते थे। हालांकि ये प्राचीन किंवदंतियां थीं जिनका एक पुराना इतिहास था और प्रामाणिकता की जांच आवश्यक थी। अब उनके सामने इटर्नल सीरीज के पोर्शन सबसे आकर्षक थे। छाप स्थान में कई जड़ी बूटियां थीं और दोनों पक्ष उन्हें मिलाना चुन सकते थे। औषधि का सूत्र स्थिर नहीं था। मुख्य भाग के मूल सूत्र के अलावा सामग्री, चरण, तकनीक आदि जैसे कई पहलुओं में सूक्ष्म अंतर और सुधार हो सकते थे। यही कारण था कि औषधियों की शुद्धता में भी अंतर होता था। अलग अलग औषधि बनाने वालों द्वारा बनाई गई एक ही औषधि के सूत्र अलग अलग हो सकते थे। काली औषधियों के लिए भी यही सच था। मुख्य बात औषधियों का प्रभाव था। ये पिछले शोधन परीक्षण से अलग था। शोधन का उद्देश्य अंतरिक्ष द्वारा प्रदान की गई सामग्रियों को प्रसंस्करण के लिए सुपर सिस्टम में डालना था। इस बार अगर वह बिना छाप वाले स्थान की सामग्रियों का उपयोग किए सीधे ही औषधि का आदान प्रदान करता तो संभवतः उसे स्थान के नियम द्वारा मान्यता नहीं मिलती। इसके अलावा चेन रूई को भी अनंत श्रृंखला की औषधियों की तैयारी का अपना अनुभव था, इसलिए उसने जल्दी से सोच विचार कर मैनुअल क्राफ्टिंग शुरू करने का फैसला किया। औषधि के महागुरुओं ने क्षेत्र शब्द पर जोर दिया। पूरी औषधि का सम्मिश्रण मूल अस्तित्व जैसा था, लेकिन औषधि बनाने वाले ने धीरे धीरे उस पर से पर्दा हटा दिया। अनंत शक्ति के निर्माण के बाद जब चेन रूई इस विसर्जित क्षेत्र से बाहर निकला तो उसने पाया कि समन वास्तव में बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। औषधि युद्ध के पहले दौर में हार गया। अंतरिक्ष द्वारा दिए गए समय से अंदाजा लगाया जा सकता है कि समन की गति उससे दोगुनी थी। दूसरे शब्दों में, जब चेन रूई आधा रास्ता ही तय कर पाया था तब समन उसे पूरा कर चुका था। ये गति बहुत ही अपरंपरागत है। चेन रूई की नज़रें समन के सामने पड़ी सामग्री पर टिकी थीं। उसे कुछ समझ में आया जब उसने देखा कि औषधि शरीर की सामग्री हिलती हुई नहीं दिख रही थी। तुमने द्वंद्व युद्ध से पहले ही विभिन्न औषधियों की मुख्य सामग्री पहले से बना ली थी। क्या इस तरह की धोखाधड़ी की भी अनुमति है? तुमने सच में इतनी जल्दी पता लगा लिया? समन ने उदास मुस्कान के साथ कहा, सटीक तौर पर कहूं तो मैंने इसे कल ही बनाया था, क्योंकि मुख्य सामग्री के औषधीय प्रभाव की एक सख्त समय सीमा होती है और अगर यह समय सीमा पार कर जाए तो ये खराब हो जाएगी। ये छाप नियम इसे तब तक अनुमति देता है जब तक कि अंतिम उत्पाद उस जगह पर नया बना हो। मुझे तुम्हारी तारीफ करनी होगी कि तुम अभी इतनी तेज हो। अगर मैं सचमुच तुमसे मुकाबला करूं तो मेरे हारने की पूरी संभावना है। ये तब तक मान्य है जब तक तैयार उत्पाद नवीनतम उत्पादन हो। चेन रूई ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गया। आप ये राउंड जीत गए हैं। तुम अब तक के सबसे ताकतवर प्रतिद्वंद्वी हो। सिर्फ ताकत में ही नहीं बल्कि प्रतिक्रिया और साजिशों में भी। समन की एक आंख सिकुड़ गई और उसकी मुस्कान और भी ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो गई। दुर्भाग्य से तुम नुकसान में हो क्योंकि तुम पहली बार द्वंद्व युद्ध में भाग ले रहे हो। हजारों सालों से मैं इस नियम को पूरी तरह समझता हूं और इसका इस्तेमाल करके सबसे बड़ा फायदा उठा सकता हूं। अगर तुम कहते हो कि मैं धोखेबाज हूं तो कोई बात नहीं। जीतने वाला पहले आता है। अगर तुम ऐसे जीत सकते हो तो मैं भी बिना किसी शिकायत के मर जाऊंगा। नियमों को समझने में अभी देर नहीं हुई है। चेन रूई ने वास्तव में हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें बिना किसी शिकायत के मरने दूंगा। क्या बहुत देर नहीं हो गई? मुझे मत बताना कि तुम मुख्य सामग्री बनाने के लिए छुट्टी लेना चाहते हो। समन ने व्यंग्य किया। औषधि का मुख्य घटक सबसे ज्यादा समय लेने वाला होता है और एक दिन से ज्यादा समय बाद इसका असर कम हो जाएगा। मैं हर औषधि के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। चाहे औषधि की लड़ाई हो या तीसरे मुकाबले की आखिरी लड़ाई, मैं औषधि श्रेणी जरूर जीतूंगा। चाहे वह यांत्रिकी की लड़ाई हो, हमारे बीच नतीजा बताना मुश्किल है। तुम बस यही दुआ कर सकते हो कि तुम हर बार तीसरे मुकाबले के लिए यांत्रिकी निकाल सको। हालांकि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि अगर तुम एक मुकाबला हार गए तो तुम अपनी आधी जिंदगी गंवा दोगे और तुम्हारी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं है। अपने आखिरी वाक्य में एक शर्त जोड़ दो, वो ये कि अगर तुम तीसरे राउंड तक टिक सको। चेन रूई ने कंधे उचका दिए। ठीक है, चलो दूसरा मैच शुरू करते हैं। किस्मत समन के साथ लग रही थी। दूसरे राउंड में जब चेन रूई ने लॉटरी निकाली तो यह एक तेज गति की प्रतियोगिता थी जिसमें 2 घंटे के अंदर 90% से ज्यादा शुद्धता वाली किसी भी तरह की काली औषधि बनानी थी। समय पूरा होने के बाद आवश्यक शुद्धता और उच्चतम संख्या वाला व्यक्ति विजेता होगा। समन बहुत खुश हुआ।
उसके लिए ये नियम धोखाधड़ी के ज़्यादा से ज़्यादा मौके बना सकता था। खैर, दूसरे पक्ष ने पहले ही सब कुछ भांप लिया था, इसलिए समन ने स्पेस रिंग से पहले से तैयार की गई औषधि की मुख्य सामग्री निकाली और जल्दी जल्दी औषधियां बनानी शुरू कर दीं। 1 घंटे से भी कम समय में ट्रू सीरीज की औषधियों की 4 बोतलें तैयार हो गईं। इसी दौरान उसकी नज़र अपने प्रतिद्वंद्वी आथर पर पड़ी, जो एक बोतल तैयार करने के लिए हाथ पांव मार रहा था। हालांकि वह उसके हाव भाव नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी घबराहट उसकी उन हरकतों से साफ जाहिर हो रही थी जो मानक से हटकर थीं। उसने अभी तक एक बोतल भी तैयार नहीं की थी। समन ने अपनी गति बढ़ा दी और चुपके से तस्करी करने लगा। 2 घंटे की समय सीमा समाप्त होने वाली थी। समन ने ट्रू सीरीज के पोषण की 10 बोतलें बना ली थीं और हर बोतल की गुणवत्ता 90 तक पहुंच गई थी, जो पहले से ही उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। हालांकि जब उसने चेन रुई की पोषण बनाने वाली मेज पर दोबारा नजर डाली तो उसकी एक आंख लगभग बाहर आ गई। वहां घनी काली औषधियां भरी हुई थीं, जिनकी संख्या देखने पर कम से कम 50 बोतलें थीं। अध्याय 823 अंतिम युद्ध। सिर्फ समन ही नहीं, दर्शक भी दंग रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आथर ने ये कैसे किया। इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आता, मेज पर ढेर सारी औषधियों की बोतलें आ गईं और वो सब काली औषधियां थीं। यदि इन औषधियों को जादू की दुकानों या व्यापार मेलों में रखा जाए तो वे निश्चित रूप से गर्म केक की तरह बिकेंगे। उसने इन्हें पहले से बनाया था, फिर स्पेस रिंग से निकाला। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, समन ने व्यंग्य किया। ये सच है कि छाप क्षेत्र में नियमों में खामियां हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इस तरह से धोखा दे सकते हैं। चूंकि इस खेल की समय सीमा 2 घंटे है, अगर तैयार उत्पाद 2 घंटे पहले तैयार किया गया है तो इसे विफलता माना जाएगा। 2 घंटे का समय समाप्त हो गया और अंतरिक्ष ने निर्णय दे दिया। समन समापन मात्रा 10 बोतलें। आथ की पूर्णता मात्रा 52 बोतलें। आथ ने दूसरा मैच जीता। समन एकदम से चौंक गया। उसका मन तो कर रहा था कि अपनी इकलौती आंख निकाल ले, उसे चमका दे और फिर उसे वापस लगाकर साफ देख ले। चाहे कोई भी तरीका हो, उस जगह का फैसला गलत नहीं होगा। 52 बोतलें काली औषधियां असल में 2 घंटे में बन जाती हैं, और क्वालिटी तो 90 से भी ज्यादा है। धोखा, जरूर धोखा होगा। हालांकि समन सोच भी नहीं पा रहा था कि ये 52 बोतलें 2 घंटे में कैसे बन गईं। अगर मैंने मुख्य सामग्री पहले से तैयार कर ली होती तो भी ज्यादा से ज्यादा 1 दर्जन बोतलें बनतीं। आथर इतनी सारी बोतलें कैसे बना पाया? मैं वास्तव में उस पहलू में एक निश्चित जीत की लड़ाई हार गया जिसमें मैं सबसे अच्छा था। हारने से पहले एक आखिरी कदम। चेन रुई की आवाज़ गूंजी, चलो तीसरा मैच शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे घृणित जीवन का उपयोग ग्रैंड मास्टर रोसेनबर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए करूंगा, जिन्हें तुमने और तुम्हारे पूर्वजों ने धोखा देकर मार डाला था। हवा में तैरते पासों को देखकर समन के चेहरे के भाव थोड़े विकृत हो गए, लेकिन अंतरिक्ष के नियम इस पर ध्यान नहीं देते और जल्द ही पासे लुढ़कने लगे। पोषण मैच के तीसरे दौर की, शायद आखिरी मैच की भी सामग्री निकल चुकी थी। वे एक दूसरे द्वारा बनाई गई औषधियों को निर्धारित समय के भीतर ग्रहण करते थे। जो पहले हार मान लेता या मर जाता, उसकी आधी जीवन शक्ति समाप्त हो जाती। अगर कोई पराजित नहीं होता तो ये तब तक चलता रहता जब तक कोई परिणाम न निकल जाए। ये प्रतियोगिता पद्धति दरअसल औषधि विनाशकों के बीच होने वाला ज्यादा आम डेथमैच था। उस समय एल्दास ने डेथमैच में चुनौती देने वाले सैंड्रो को जहर दे दिया था। समन के चेहरे पर बेहद गंभीरता थी क्योंकि उसे चट्टान के किनारे तक धकेल दिया गया था। अगर मुझे जहर दिया गया तो मैं सीधे मर जाऊंगा, अगर मैं हार मान गया तो मैं पूरी विरासत की लड़ाई हार जाऊंगा और नतीजा मेरी मौत होगी। इसके विपरीत आथर के पास ज्यादा विकल्प थे। अगर वह निश्चित नहीं होता तो वह आसानी से हार मान सकता था और दोनों पक्षों के बीच एक अंतिम तीसरा मैच होता। मौत की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों पक्ष पहले औषधि बनाना शुरू करते, फिर पर्ची डालकर तय करते कि कौन पहले औषधि पिएगा। हालांकि औषधि बनाने का समय सीमित था, चेन रुई को इसे बनाने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि उसने बस समन के व्यस्त शरीर पर नजर गड़ा दी। एक पल घूरने के बाद उसने भी काम शुरू कर दिया। इस समय जैसे जैसे आकाश धीरे धीरे गहरा होता गया, दोनों चांद हल्के बैंगनी रंग की परत से रंगे जा चुके थे और अखाड़े में रोशनी की व्यवस्था चालू हो गई। ये ग्रैंड मास्टर प्रतियोगिता 6 घंटे से ज्यादा चली। जिन दर्शकों को कार्यक्रम स्थल से जाना चाहिए था, उनमें से कोई भी नहीं गया। शिया ने अस्थायी रूप से दर्शकों के लिए मुफ्त में बड़ी मात्रा में भोजन पहुंचाने का आदेश दिया, लेकिन लोग अभी भी मैदान में हुए इस बेजोड़ द्वंद्व को देख रहे थे। क्राफ्टिंग के लिए समय सीमा 30 मिनट थी और परीक्षण के लिए 10 मिनट। समय समाप्त होने पर यह तय करने के लिए लॉटरी निकाली गई कि कौन पहले दवा आजमाएगा। समन बदकिस्मत था कि उसने सबसे पहले यह औषधि चखी। चेन रुई द्वारा तैयार गहरे हरे रंग की औषधि की बोतल अपने आप उसके सामने आ गई। पल भर में सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। समन ने जब औषधि की शीशी देखी, कॉक खोला और उसे सूंघा तो उसकी भौहें तन गईं।
फिर उसने विषनाशक दवा की एक शीशी तैयार की और उसे पीकर जहर निगल लिया। जैसे ही समन ने औषधि पी, उसका शरीर मानो किसी भी क्षण धुएं के गुबार में बदल सकता था। धीरे धीरे वह एक मानव आकार में परिवर्तित हो गया और अंततः सुरक्षित रहा। चेन रुई समन की हालत पर नजर रखे हुए था। दुष्ट शिष्य में हल्की चमक दिखाई दे रही थी। समन के राक्षस रूप में लौटने के बाद वह ठीक लग रहा था, लेकिन उसके कई बाल और दाढ़ी हल्के धुएं में बदल गए थे और गायब हो गए थे। इस औषधि की बोतल का जहर साफ दिखाई दे रहा था। समन के चेहरे पर राहत भरी अभिव्यक्ति दिखी और उसने जो गहरे भूरे रंग का औषधि का बोतल बनाया था वह चेन रुई के सामने उड़ गया। औषधि का परीक्षण करने का समय 10 मिनट था, जिससे वे जल्दी से विषनाशक दवा बना सकते थे, लेकिन चेन रुई ने जल्दबाजी नहीं की, न ही उसने जहर की बोतल की तरफ देखा। उसने बस चुपचाप समन को देखा। मैं सचमुच हैरान हूँ। समन ने ठंडे स्वर में उपहास किया। तुम्हें हैरानी है कि मुझे तुम्हारे जहर से जहर नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि अभी जो जहर उस औषधि में था वह वाकई बहुत जहरीला था, और लगता है कि उसका मुख्य पदार्थ किसी बेहद जहरीले अजगर से निकाला गया है। बदकिस्मती से यह मुझे जहर देने के लिए काफ़ी नहीं है। समन का फैसला सही था। चेन रुई की औषधि का मुख्य घटक पगलियों का जहर था। यह जहर मास्टर स्तर के औषधि विशेषज्ञ सैंड्रो को आसानी से राख में बदल देता था, लेकिन समन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वीआईपी सीट पर बैठा जहर का अजगर भी थोड़ा हैरान था। मुझे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं है। यही तुम्हारे शरीर का राज है। चेन रुई की आंखें मानो समन के मन की बात समझ रही थीं, जिससे वह सिहर उठा। आखिरकार मुझे समझ आ गया। पता चला है कि तुम्हारा 90% से ज्यादा शरीर पहले ही मरे हुए शरीर में बदल चुका है। ऐसा तुम्हारे और उस मरे हुए साथी के बीच हुए अनुबंध में हुई खामी की वजह से हुआ होगा। तुम्हारा शरीर अब लगभग पूरी तरह सड़ चुका है और तुम इसे कभी भी त्याग सकते हो। जब तक आत्मा क्षतिग्रस्त नहीं होती, जहर चाहे कितना भी जहरीला क्यों न हो, बेकार है। इस तरह का मृत्यु युद्ध मरे हुए शरीर के लिए पहले से ही अजेय है। समन का दिल तुरंत बैठ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका ये दुश्मन उसके सबसे बड़े राज को आसानी से जान सकता है। जब आपको ये सामग्री मिली होगी तो आप बहुत खुश हुए होंगे, इसलिए शुरुआत में आप नाटक कर रहे थे। मारक नकली था, तनाव और गंभीरता भी नकली थी। मकसद मुझे हार मानने और हार मानने के बजाय आपसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए लुभाना था। आपके जहर की बोतल ज़रूर कोई जहरीला जहर होगा जो अनगिनत सालों की मेहनत का नतीजा है। अगर मैं इसे पी लूँ तो बहुत मुमकिन है कि हार मानने से पहले ही मेरी मौत हो जाए, ताकि आप सीधे जीत सकें और चमत्कारिक वापसी कर सकें। चेन रुई रुका और तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से आपका अभिनय बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर और दिखावटी है। ये वाकई बहुत भड़कीला है। जानबूझकर किया गया अभिनय बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। उसने इसे प्रामाणिकता के साथ नहीं निभाया। वीआईपी सीट पर बैठी एक छोटी सी लोली ने किसी फिल्म समीक्षक की तरह सिर हिलाया। बगल में बैठी उसकी दोस्त, नागा लड़की, ने प्रशंसा व्यक्त की। समन के चेहरे के भाव ठंडे और सख्त थे। कायद, तू तो बस हार मानने का बहाना बना रहा है। तुझ में औषधि का परीक्षण करने की भी हिम्मत नहीं है। तू महागुरु कहलाने के लायक नहीं है। इस तरह की भोली भाली उकसावे वाली विधि आपकी आंतरिक तात्कालिकता को दर्शाती है। लेकिन ये कहते हुए चेन रुई ने वास्तव में औषधि की बोतल पकड़ ली और ढक्कन खोल दिया। मैं आपके साथ तीसरी माचिस तक नहीं घसीटना चाहता। समन की चकित आंखों के सामने चेन रुई ने अपना मुखौटा उठाया, जिससे प्रतिभाशाली मैकेनिक मास्टर आथ का रूप सामने आया। फिर उसने जहर की बोतल पी ली। इस बार सब हल्ला मचा रहे थे। उसे दूसरे पक्ष की चालें साफ पता थीं, फिर भी उसने जहर पी लिया। वैसे आथ अभी तो कोई मारक भी नहीं बना पा रहा था। नागकन्या ने चिल्लाकर कहा और वह खड़ी होने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन उसकी मित्र छोटी मत्स्यांगना राजकुमारी ने उसे पकड़ लिया। एडिलीन, घबराओ मत। छोटी मत्स्यांगना राजकुमारी ने अपने होंठ भींचे। क्या तुमने नहीं देखा कि ये लोग बिल्कुल शांत हैं? ये सही है, मास्टर पॉइजन ड्रैगन ने गुस्से से शराब का घूंट लेते हुए कहा। भले ही वह किसी महिला के पेट में मर जाए, लेकिन उसका जहर से मरना बिल्कुल असंभव है। इस चालाक मानव के पास कोई ताकत आने से बहुत पहले ही मास्टर पॉइजन ड्रैगन ने जहर प्रतिरक्षा के घृणित गुण का अनुभव कर लिया था, जो एक ऐसा गुण था जो जहर ड्रैगन के लिए काफ़ी निराशाजनक था। चेन रुई ने एक ही सांस में जहर पी लिया। फिर उसने बोतल फेंक दी और मुस्कुराया। लगता है इसका स्वाद कुछ खास अच्छा नहीं है। अगली बार मेरा सुझाव है कि आप इसका स्वाद बेहतर करें। भले ही इसमें बाजरे की खुशबू न हो, कम से कम जूस जैसा तो होना ही चाहिए। समन ने चेन रुई के चेहरे को घूरते हुए उसमें दर्द या जहर का कोई संकेत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे निराशा हुई, क्योंकि दूसरे पक्ष का चेहरा बिना किसी असुविधा के सामान्य था। समन की अभिव्यक्ति सदमे से अविश्वास में बदल गई। मैंने जो बनाया है वह सबसे मजबूत जहर है जो विशालकाय अजगर को मार सकता है, लेकिन वास्तव में इसका इस भयानक दुश्मन पर उबले हुए पानी की तरह कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है,
चूंकि अभी मुकाबला बराबरी पर था, तो चलिए इस मौत के मुकाबले को जारी रखते हैं। चेन रुई ने अपना मुखौटा नहीं लगाया और ताली बजाते हुए कहा, यह तुम्हारे जीवन की आखिरी बाजी है। दोनों पक्षों ने लॉटरी निकाली। इस बार चेन रुई ने पहले दवा चखी और अभी वाला दृश्य दोहराया। उसे किसी मारक औषधि की भी जरूरत नहीं थी। हेहे ने तो बस सामन द्वारा बनाया गया एक और जहर ऐसे पी लिया जैसे सादा पानी हो। फिर समन की बारी आई उस औषधि को चखने की। इस बार काली औषधि की एक बोतल। समन ने कॉक खोला और सूंघा। अचानक वह सिहर उठा और औषधि की बोतल पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा कांप उठा। उसकी पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी, फिर उसे फिर से उसकी गंध आई और वह और भी जोर से कांपने लगा, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी फीका पड़ गया। असंभव, समन ने खुद से कहा। उसकी कर्कश आवाज में अचानक एक अजीब सी तीक्ष्णता आ गई। तुम ऐसा नहीं कर सकते, कुछ भी असंभव नहीं है। चेन रुई ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जैसा कि मैंने कहा, यह तुम्हारे जीवन की आखिरी लड़ाई है। मानो समन ने चेन रुई की बातें नहीं सुनी थीं। वह लगभग पागल हो गया और उन्माद में चिल्लाता रहा, यह मेरा भ्रम होगा, यह कोई पुनरुत्थान औषधि नहीं हो सकती। दर्शक, जो सदमे से सुन्न हो चुके थे, आखिरी दो शब्द सुनकर बेहद स्तब्ध रह गए। कई लोग खड़े हुए बिना नहीं रह सके, यहाँ तक कि रेजेन और फ्रांस के चेहरे पर भी हैरानी भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। पुनरुत्थान औषधि, सबसे शक्तिशाली ग्रैंड मास्टर पोशन। आथ मैकेनिकल ग्रैंड मास्टर और पोशन, महान ग्रैंड मास्टर। ये पुनरुत्थान औषधि है या नहीं, यह आपको पीने के बाद पता चल जाएगा। चेन रुई की अभिव्यक्ति शांत रही। इसे पी लो, लगभग सभी दर्शक एक साथ चिल्लाए। यदि यह वास्तव में वह पौराणिक पुनरुत्थान औषधि थी जो मृतकों को वापस ला सकती थी, तो यह एक ऐसा विष था जो मरे हुए प्राणियों के लिए किसी भी विष से अधिक घातक था। अध्याय 824, ओलिफियस का शत्रु। समन के हाथ और भी ज्यादा कांपने लगे और उसके मरे हुए शरीर ने इस औषधि की सांस में निहित शक्तिशाली संयम को पहले ही महसूस कर लिया था, एक प्रबल जीवन ऊर्जा जिसने उसकी आत्मा को कांपने पर मजबूर कर दिया था। आखिरकार वह एक सच्चा महागुरु था और उसने मूलतः ये निष्कर्ष निकाला था कि यह बोतल पौराणिक सर्वोच्च काली औषधि है, पुनरुत्थान औषधि। आथक की उपलब्धि निश्चित रूप से छाप के आधे हिस्से की वजह से नहीं है, क्योंकि उसने जो ताकत दिखाई है वह छाप के रचनाकारों लोलो और रोसेनबर्ग दोनों महान गुरुओं से कहीं आगे निकल गई है। यह मुझसे भी कहीं आगे निकल गई, जो सोचता था कि मेरा कोई विरोधी नहीं है। एक ऐसा जीनियस जो मैकेनिक ग्रैंड मास्टर और पोशन ग्रेट ग्रैंड मास्टर दोनों है। नहीं, सिर्फ जीनियस शब्द से अब इस युवक का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसकी उम्र 30 साल से भी कम होनी चाहिए। इस तरह का अलौकिक व्यक्ति किसी भी ऐतिहासिक मंच पर सबसे चकाचौंध करने वाला अस्तित्व हो सकता है। मैंने वास्तव में ऐसे ही एक किरदार का सामना किया है, और वह भी 10,000 साल के जीवन मरण के महायुद्ध की आखिरी लड़ाई में। समन को अचानक लगा कि वह बहुत देर तक रोना चाहता है। मैंने द्वंद्वयुद्ध में टेटेनस की जगह इस युवक को लेने की इजाज़त क्यों दी? लेकिन उसके पास पछताने का ज़्यादा समय नहीं था। 10 मिनट का समय खत्म हो रहा था। अगर उसने पुनरुत्थान औषधि की यह बोतल पी ली तो उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। अगर उसने इसे नहीं पिया तो वह द्वंद्वयुद्ध पूरी तरह हार जाएगा। छाप वाला स्थान उसके बचे हुए जीवन को लील लेगा। ये भी उतना ही घातक था। इस समय समन की एक आंख अचानक बुझ गई, मानो कोई रोशनी चली गई हो। फिर ऐसा लगा जैसे उसने अपनी जीवन शक्ति खो दी हो। आत्महत्या नामुमकिन। चेन रुई की भौहें तन गईं और उसे अचानक समन के शरीर से एक भयानक सांस निकलती हुई महसूस हुई। ये शक्ति दानव अधिपति नींबू से भी ज्यादा शक्तिशाली थी, जिससे चेन रुई को एक बेहद खतरनाक एहसास हुआ। समन की आंखें धीरे धीरे खुलीं। इस बार एक नहीं बल्कि 2 आंखें। उसकी पुतलियों में टिमटिमाती रोशनी ठंडी लौ जैसी थी। यह अयोग्य आदमी वास्तव में इतनी निराशाजनक स्थिति में पहुंच गया है कि मुझे इसे स्वयं ही हल करना होगा। समन की आवाज़ बहुत धीमी थी, मानो वह कोई अलग व्यक्ति हो। चेन रुई ने विश्लेषणात्मक आंखों के डेटा में बदलाव महसूस किया। उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और बोला, क्या तुम समन के कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर हो? अब मुझे आखिरकार समझ आ गया। पता चला कि तुम दोनों एक सहजीवी रिश्ते में हो। दूसरे शब्दों में, समन तुम्हारा जीवन कोश है। जब तक मैं समन को मार दूंगा, तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से गायब हो जाएगी, भले ही तुम एक मरे हुए प्राणी ही क्यों न हो। समन की आंखों में काली लपटें चमक उठीं। अगर मैं मर नहीं रहा था और मुझे मरे हुए में बदलने के लिए उसकी ताकत उधार लेने के लिए मजबूर किया गया था, तो मैं उस लानत छाप के हस्तक्षेप के कारण इस टूटी हुई अवस्था में कैसे पहुंच सकता हूं? चेन रुई को अचानक समझ आया कि समन के शरीर में अंकित छाप एक तरह के आत्मा अनुबंध के बराबर थी। एक व्यक्ति आमतौर पर केवल एक ही तरह के अनुबंध को पूरा कर सकता था। यहाँ तक कि डेमी गॉड पावर हाउस के लिए भी प्रत्येक स्तर का केवल एक ही अनुबंध था। इसलिए जब यह साथी अपनी शक्तिशाली शक्ति का उपयोग करके अनुबंध पर जबरन हस्ताक्षर करता, तो छाप उसमें हस्तक्षेप करती, जिससे अनुबंध में कुछ अपरिवर्तनीय परिवर्तन होते।
मैं समझ गया। उस छाप की वजह से तुम्हारा जीवन उससे मजबूती से जुड़ गया है, इसलिए अब तुम असली मरे हुए प्राणी नहीं रहे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे जीवन के लालच में हो और द्वंद्व युद्ध टालने के लिए अपने 300 साल कुर्बान कर दोगे। दुर्भाग्य से अब तुम हार चुके हो। अगर तुम पुनरुत्थान औषधि की यह बोतल नहीं पी लेते। अंतरिक्ष में प्रतियोगी कानून द्वारा संरक्षित हैं, इसलिए तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अंतरिक्ष में समन की असामान्यता देखकर कई दर्शक एक एक करके खड़े हो गए। पगलियों और वीआईपी सीटों पर बैठे अन्य लोगों ने भी मजाक करना बंद कर दिया और गंभीर भाव धारण कर लिए। अंतरिक्ष में समन को देखकर सुश्री ब्लैक ड्रैगन किसी कारण से कांप उठीं। मध्यस्थता पैनल पर रायजेन की नज़रें समन पर टिकी थीं और उसकी तिरछी आंखों में हत्या की मंशा झलक रही थी। मुझे इस बोतल का नशा पीने की जरूरत नहीं है, समन ने व्यंग्य किया। ऐसा मत सोचो कि छाप क्षेत्र का कानून मुझे पूरी तरह से सीमित कर सकता है। अगर अनुबंध में यह असामान्य बदलाव न होता तो मैं इस कानून को पहले ही तोड़ चुका होता। ऐसा कहने के साथ ही समन की आंखों में लालच की झलक दिखाई दी। हालांकि इस कारण से हजारों वर्षों से मेरी शक्ति बहुत कमजोर हो गई है और कानून को उल्टने से मेरी लगभग सारी जीवन शक्ति खर्च हो जाएगी, लेकिन जब तक मैं आपकी जीवन शक्ति को खा सकता हूं, ये सब इसके लायक है। इतना कहते ही समन से अनगिनत काली बिजलियां चमक उठीं। पूरा छाप स्थान हिल गया और चेनरुई के सामने शासन रक्षा की शक्ति लगातार हिल रही थी। मध्यस्थता पटल पर रायजेन अचानक मुट्ठी बांधकर खड़ा हो गया। उसने अंतरिक्ष में मुक्का मारा। चेनरुई के दुष्ट शिष्य में इस मुक्के की शक्ति वॉलॉक किले की पिछली लड़ाई की तुलना में थोड़ी ज्यादा लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि श्राप से पूरी तरह मुक्त होने के बाद रायजेन की शक्ति काफी बढ़ गई थी। रायजेन के इस कदम का कारण बहुत सरल था। ऐतिहासिक रूप से दुर्लभ सुपर ग्रैंड मास्टर आर्थर दानव क्षेत्र के लिए एक अत्यंत मूल्यवान संसाधन थे। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी पहले ही द्वंद्व युद्ध हार चुका था और उसे घृणित तरीकों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। चाहे वह मध्यस्थ हो या शासक, वह चुपचाप बैठकर नहीं देख सकता था। यदि उसने इस महान ग्रैंड मास्टर की जान बचाई तो यह भर्ती का एक अवसर हो सकता है। रायजेन के हमले के बाद अंदर और बाहर के दबाव के कारण अंततः दरारें पड़ गईं। जोरदार कंपन के बाद वह जगह ढह गई। चेनरुई को लगा कि उसे और समन को बांधने वाली सुनहरी जंजीर बहुत कमजोर हो गई है और कभी भी टूट सकती है। जाहिर है छाप की शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। हा, समन जोर से हंसा। ब्लडी एम्पायर के लॉर्ड रायजेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ मेरी ताकत पर निर्भर रहने से इस कानूनी दायरे को तोड़ने में बहुत ज्यादा खर्च आएगा। आपकी मदद के बिना अंतरिक्ष की बाधाओं को इतनी आसानी से खत्म करना नामुमकिन है। तभी रायजेन को एहसास हुआ कि सामने वाला उसे जानबूझकर उकसा रहा था। उसकी निगाहों में हत्या का इरादा और गहरा हो गया। उसने समन पर एक और मुक्का मारा और उसकी मुट्ठी खूनी रोशनी से चमक उठी। समन ने रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और उसका शरीर अचानक कांप उठा। उसकी बांह से एक चटकने की आवाज आई और वह चटक तेजी से बांह तक फैल गई। धमाका! पूरा शरीर चटक गया और अनगिनत काली गैसों में बिखर गया। रायजेन के घूंसे का असर लगभग अटूट था। समन के शरीर को नष्ट करने के बाद भी रक्तरंजित ऊर्जा फैलती रही और काली गैस को नष्ट करती रही। समन के चेहरे पर जरा भी दर्द नहीं था। उसकी आंखों में दो हल्की सी आग तेजी से जल उठी और गहरी काली गैस ने उस खूनी ऊर्जा को ढांक लिया और उसे तुरंत खत्म कर दिया। अगले ही पल समन का शरीर फूलकर लगभग दसियों मीटर लंबे एक विशालकाय शरीर में बदल गया। काली गैस में लिपटा शरीर बिजली की हल्की चमक दिखा रहा था। एक अजीब और ठंडी सांस आसपास फैल गई। इस विशाल शरीर का आकार एक विशालकाय अजगर जैसा लग रहा था। हालांकि शाही अखाड़ा एक जादू से सुरक्षित था, फिर भी जो दर्शक पास थे वे उस भयावह सांस को बर्दाश्त नहीं कर सके जो लगातार फैलती जा रही थी। कमजोर ताकत वाले लोग बेहोश हो गए। वीआईपी सीट पर डोडो शिया के बगल में प्रकट हुआ, जिसने मैडम की रक्षा के लिए रक्षात्मक शक्ति को सक्रिय कर दिया, जबकि पेग्लियो ने भी एथेना, एलिस और अन्य की रक्षा के लिए क्षेत्र को सक्रिय कर दिया। इसाबेला चौकन्नी थी। उसने देखा कि उसके बगल में बैठी मिस ब्लैक ड्रैगन के साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने चिंता से पूछा, ओलिफियस? ओलिफियस की नज़रें उस विशाल शरीर पर टिकी थीं। उसका शरीर अनायास ही कांप उठा। उसके माथे पर हीरे का निशान चमकने लगा और उसके नाखून लंबे होने लगे। क्या इसी समय अनियमितता शुरू हो गई है? उसने ऐसा सोचते हुए ओलिफियस को कसकर गले लगा लिया। ओलिफियस, शांत हो जाओ। समन की आवाज में एक विशेष महत्वपूर्ण शक्ति थी। लगभग 10,000 वर्षों के बाद मैं अंततः उस लानत छाप शक्ति को दबा सकता हूं। रायजेन आगे बढ़ा और समन की ओर उड़ गया, लेकिन अचानक हवा में 4 काली आकृतियां प्रकट हुईं। उन्होंने काले वस्त्र पहने हुए थे और उनके शरीर के निचले हिस्से भूत की तरह पारदर्शी थे। चारों काली आकृतियों ने एक ही समय में अपने हाथ हिलाए और अजीब बल क्षेत्र आपस में जुड़ गए, जो एक उच्च गति वाले बदलते जादू में बदल गए जिसने रायजेन को अवरुद्ध कर दिया।
समन की भयानक हंसी पूरे श्रोताओं में गूंज उठी। रायजेन, घबराओ मत। रुको, मैं ये स्वादिष्ट भोजन खा लूं, फिर मैं तुमसे लड़ूंगा। ऐसा कहते ही काली गैस के झुंड स्तब्ध आथ की ओर दौड़ पड़े। वीआईपी सीट पर इसाबेला के आलिंगन ने ओलिफियस को पहले की तरह शांत नहीं किया, बल्कि वह और भी कांप उठी और उसकी दोनों आंखों से दुर्लभ आंसू बहने लगे। माँ, माँ। जब इसाबेला चौंक गई तो ओलिफियस चिल्लाया, यही वह है जिसने मम्मी को मारा है। फैलती ठंडी काली गैस के सामने चेन लुई ध्यान से इंतजार कर रहा था। अचानक ओलिफियस की आवाज़ सुनकर उसका दिमाग घूम गया और आखिरकार उसे समन की पहचान पता चल गई। ओलिफियस का चाचा, ऑगलस का छोटा भाई ओक्लियस, ड्रैगन द्वीप का गद्दार। जब ऑगलस के पिता क्रूसियर ने पवित्र ड्रैगन रोड्रिगेज को हराया तो वह अपने सबसे बड़े बेटे ऑगलस को गद्दी सौंपना चाहते थे, लेकिन उनके दूसरे बेटे ओक्लियस ने उन्हें मारने और ऑगलस पर दोष मढ़ने की साजिश रची। ऑगलस ने भागने के लिए ड्रैगन गॉड आइज का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी पत्नी लियाना को युवा ओलिफियस को ढकने के लिए ओक्लियस ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में भागते समय लियाना का सामना शैतान से हुआ और उसने शैतान को रोकने की कीमत के रूप में नाइट वेव स्टाफ का गुप्त खजाना शैतान को दे दिया। कुछ ही समय बाद वह भी अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दी, जिससे ओलिफियस को चेन लुई के प्रकट होने तक माउंटेन सेक्रेड में अकेला रहना पड़ा। जैसे ही रायजेन ने अपनी मुट्ठियां घुमाई, सुरक्षा मंत्र तुरंत टूट गया। चारों काली आकृतियों के काले वस्त्र टूट गए और उनके असली शरीर प्रकट हो गए। ये धातु के शरीर वाले 4 कंकाल थे। उनकी भुजाएं ढाल बन गईं जिन्होंने मुट्ठियों की शक्ति को रोक दिया। मशीनीकृत आदमी। वीआईपी सीट पर बैठे रोमन की आवाज़ बंद हो गई। ये पहली बार नहीं था जब उसने किसी मशीनीकृत आदमी को देखा था। ब्रोक का आधा शरीर इसी रूप में था। पता चला कि ब्रोक के शरीर को समन ने ही रूपांतरित किया था। इस समय चारों मशीनी आदमियों की ढालें आपस में टकराकर टूट गईं और उनके आधे शरीर चकनाचूर हो गए। रायजेन ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। मेरे मुके का विरोध करना इतना आसान कैसे हो सकता है? चारों मशीनी आदमी अपने शरीर के टूटने से बेखबर थे। उन्होंने तुरंत एक तेज गहरे रंग की सांस छोड़ी, मानो वे मिलकर कोई शक्तिशाली जादू कर रहे हों। इस समय आथ काली गैस में लिपटा हुआ था और वह बहुत ही खतरनाक स्थिति में था। रायजेन इन चारों लोगों से उलझना नहीं चाहता था, इसलिए वह पूरी ताकत से हमला करने ही वाला था कि तभी उसे काली गैस से एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत शांत थी। रायजेन, इस लड़ाई में हस्तक्षेप मत करो। रायजेन की पुतलियां एकदम सिकुड़ गईं। उसका शुरू में शांत चेहरा बेकाबू सदमे से भर गया। उसने अविश्वास में एक एक शब्द कहा, अगुइली टीएल। सौभाग्य से उसके पास ब्लू पोल स्टार ट्रांसफॉर्मेशन है। राज्यकृत पावरहाउस अब उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अध्याय 825 ड्रेकोलिच। रायजेन ने अपनी आवाज़ नहीं दबाई। जब उसने ये कहा तो सब चौंक गए। आथ वास्तव में फॉलेन एंजल साम्राज्य की महारानी शिया का नवविवाहित राजकुमार अगुइले है। अगर कोई और ऐसा कहता तो उसे निश्चित रूप से तिरस्कार में नज़रअंदाज कर दिया जाता। एक तो पहला कीमिया प्रतिभाशाली और महागुरु है जो सैकड़ों हजारों सालों से कीमियागर रहा है। दूसरा दानव अधिपति महाशक्ति का प्रसिद्ध शिखर है जिसने शिया के साथ अनगिनत युद्ध लड़े हैं। ये 2 लोग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं और कभी मिले नहीं हैं, एक ही व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? हालांकि ये वाक्य दानव क्षेत्र के शीर्ष शक्ति संपन्न खूनी साम्राज्य के भगवान रायजेन से आया था, इसलिए लोगों को इस पर विश्वास करना पड़ा। इस कीमिया प्रतियोगिता में सबसे चमकता सितारा और सबसे उत्कृष्ट ग्रैंड मास्टर वास्तव में फॉलेन एंजल साम्राज्य के रॉयल हाइनेस प्रिंस कंसोर्ट अगुइले हैं। यदि आतक बहुत खतरनाक स्थिति में न होता तो अखाड़े में मौजूद सभी फॉलेन एंजल एम्पायर के दर्शक जयकार करते। समन की ताकत जाहिर तौर पर रायजेन के बराबर ही थी। रायजेन ने एक बार वॉलॉक किले में अगुइल को आसानी से हरा दिया था, तो अब अगुइल। इस समय रायजेन की भौं अचानक उठ गई। इसके तुरंत बाद सभी को एक रोशनी दिखाई दी। एक शानदार प्रकाश अगाइल के चारों ओर फैली काली गैस भोर के अंधेरे की तरह प्रकाश की किरणों के नीचे ढह गई। इससे समन की करुण चीख की धीमी सी आवाज उभर आई। रोशनी बहुत तेज थी। आसमान में बैंगनी रंग में बदल चुके 2 चांद तो छोड़िए, दिन के 2 चांद भी कम चमकदार थे। ये तो मानव जगत का पौराणिक सूर्य था। नहीं, सूर्य को गर्म होना चाहिए था, लेकिन प्रकाश का ये समूह उज्ज्वल और शानदार था। ये तारों का प्रकाश था। तारों की चमक के अनुरूप शानदार और शक्तिशाली ताकत की सांस की लहरें थीं, जिन्होंने पैग्लियो और डोडो को भी कांपने पर मजबूर कर दिया, जो राज्य से केवल 1 कदम दूर थे। रायजेन बिना किसी हिचकिचाहट के तारों की चमकती रोशनी को ताकतवर गति का एहसास करते हुए देखता रहा। उसका शरीर भीषण युद्ध भावना से जल रहा था। अगुइल की ताकत वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गई है। वैसे अगाइल ने एक बार वॉलॉक किले में कहा था कि वह कानून की कलाकृतियों में कैद है, और अब लगता है कि कैद खुल गई है। नहीं, उसने कहा था न कि इसमें 2 साल लगेंगे।
रायजेन की आंखें चमक उठीं और दानव अधिपति के चरम चरण के चारों ओर के हथियारबंद लोग एक ही समय में पाउडर में बदल गए। तारों की चकाचौंध भरी रोशनी आखिरकार धीरे धीरे कम हो गई और बीच में एक इंसान नजर आया। अगुइल ने तारों की रोशनी जैसा गहरा और शानदार पूरे शरीर का कवच पहना हुआ था, जिसके पीछे विशाल पंखों की एक जोड़ी थी, जिससे उसका सुरुचिपूर्ण और गंभीर स्वभाव जाहिर हो रहा था, जिससे लोग अनजाने में ही उसकी ओर देखने लगते थे। विश्वास का कवच। रायजेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अगर वह विश्वास के कवच का इस्तेमाल अस्थायी रूप से राज्य स्तर तक पहुंचने के लिए करता तो असली कानूनी शक्ति पाना नामुमकिन होता, लेकिन अपने ही खून के कंपन से मुझे साफ तौर पर एक बेहद शुद्ध राज्य शक्ति का एहसास हो रहा है। समन की शक्ति चरम अवस्था वाले राज्य की होनी चाहिए, रायजेन से ज्यादा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि द्वंद्वयुद्ध के स्थान को नकारने से उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। हाल ही में राज्य की बेहतर समझ, मैमोन राजपरिवार की रक्त प्रतिभा और अंधकार तत्व की शक्ति को नियंत्रित करने वाली खूनी अंगूठी के साथ रायजेन को शक्ति के अंतर को पार करने और समन के खिलाफ जीतने का आत्मविश्वास मिला। अगुइल अंधविश्वासी व्यक्ति नहीं है। ऐसा लगता है कि विश्वास के कवच का ये रूपांतरित रूप निश्चित रूप से मेरी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये वास्तविक राज्य की शक्ति का मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। समन की काली गैस वापस धकेल दी गई और उसे हल्की चोट लगी। उसकी ठंडी आंखें भय से झुक गईं। तुम किसके आस्तिक हो? तुम्हारे पास तो वाकई इतना शक्तिशाली विश्वास का कवच है। इस तरह के विश्वास के कवच की शक्तिशाली सांस गौण थी। सामन को जिस बात का डर था, वह इस कवच के पीछे छिपे किसी भयानक छद्म देवता का अस्तित्व था। चेन रूई ने समन के सवाल का जवाब नहीं दिया और ठंडे स्वर में कहा, हमारा द्वंद्व अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं पुनरुत्थान औषधि की उस बोतल का इस्तेमाल तुम्हारी आत्मा को डुबोकर खत्म करने के लिए करूंगा। बेशर्म शेखी, ये तो बस एक दिखावा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी असली राज्य स्तरीय महाशक्ति से मुकाबला कर सकते हो, या किसी ऐसे शक्तिशाली अजगर से जो अपने चरम स्तर के राज्य तक पहुंचने वाला है? समन अहंकार से हंसा। जैसे ही एक शक्तिशाली अजगर तेजी से आगे बढ़ा, चाहे तुम कोई भी हो, आज तुम मेरा भोजन बनोगे। यह इम्प्रिंट स्पेस नियम की बदौलत है, वरना मैं सचमुच तुम्हारी उम्र नहीं ले सकता। चेन रूई की जान लेने के लिए शासन की शक्ति का इस्तेमाल करना ही इस विशालकाय अजगर का असली मकसद था। उसने शुरू में सोचा था कि समन की कीमिया गुरु शक्ति से वह आसानी से प्रतिद्वंद्वी की जान ले सकता है। उसने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि सामने वाला पक्ष समन से कहीं ज्यादा अप्रत्याशित शक्ति दिखाएगा। नतीजतन उसकी स्थिति और भी खराब हो गई और उसने अपनी विशालकाय अजगर की जान भी लगभग गंवा दी। इसलिए इस मोड़ पर विशालकाय अजगर को शासन की शक्ति को उल्टने की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करने की कीमत के तौर पर अपनी बची हुई जीवन शक्ति को जलाना पड़ा और अपनी काफी शक्ति का त्याग करना पड़ा। वह वास्तव में उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां से वापसी संभव नहीं थी। ड्रैगन। चमकीले कवच से व्यंग्यात्मक हंसी निकली। एक काला ड्रैगन जिसने खुद को मरे हुए में बदलने में जरा भी संकोच नहीं किया। क्या उसके पास खुद को ड्रैगन कहने की हिम्मत है? मुझे तुम्हें ड्रैकोलिच कहना चाहिए। क्या मैं सही हूं? ड्रैगन द्वीप के गद्दार ओक्लियस। विशालकाय अजगर के शरीर में फैली काली गैस कुछ देर के लिए रुक गई। वह खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, तुम्हें ये राज कैसे पता? तुम कौन हो? ओक्लियस को सबसे अधिक भयभीत करने वाली बात यह थी कि दूसरे पक्ष ने न केवल उसके ड्रैकोलिच और काले ड्रैगन के मूल शरीर को देखा, बल्कि उसने अपना असली नाम और मूल भी प्रकट कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो ड्रैकोलिच एक ऐसा ड्रैगन था जिसने अपना शरीर त्याग कर खुद को अर्धकंकाल रूप में एक शक्तिशाली जादुई प्राणी में बदल लिया था, ठीक उसी तरह जैसे मरे हुए जादूगर ने खुद को एक लाश के जादूगर में बदल लिया था। ड्रैकोलिच के पास एक शक्तिशाली जादू और युद्ध शक्ति थी जिससे ड्रैगन घृणा करते थे। जब ओक्लियस ड्रैगन द्वीप लौटा तो उसने ओक्लियस को बड़ी ताकत से हराकर ड्रैगन सम्राट का पद पुनः प्राप्त कर लिया। ओक्लियस गंभीर रूप से घायल होकर भाग गया। जब वह मृत्यु के कगार पर था तो उसे निषिद्ध गुप्त तकनीक को सक्रिय करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अमरता प्राप्त करने के लिए खुद को ड्रैकोलिच में बदलने की कोशिश की। हालांकि रूपांतरण प्रक्रिया शुरू में बहुत खतरनाक थी और ओक्लियस ने रूपांतरण करते समय गलती से एक गलती कर दी। जब उसका विनाश होने ही वाला था तो उसकी मुलाकात भागते हुए समन से हुई। ओक्लियस ने सामन की छाप शक्ति का इस्तेमाल करके जबरन धर्मांतरण की प्रक्रिया पूरी की और अंततः ड्रैकोलिच बन गया। छाप के नियम की शक्ति के कारण ओक्लियस और सामन के जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वह न तो एक वास्तविक मरे हुए शरीर को धारण कर सकता था और न ही जीवन पेटी बना सकता था। इसलिए वह केवल सामन का अनुसरण करके जुए की लड़ाइयों में भाग ले सकता था और जीवित रहने के लिए नियमों का उपयोग करके दूसरों के जीवनकाल को निगल सकता था। ये कहा जा सकता है कि उसकी सफलता और असफलता दोनों एक ही कारण से थीं। जब ओक्लियस और समन गिरे हुए देवदूत की राजधानी में चेन रूई से मिले तो उन्होंने पाया कि उसकी जीवन शक्ति अत्यंत प्रबल थी।
ये कम से कम 1 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी थी, जो टेटेनस से कहीं बेहतर थी। इस बेहतर उपहार को बदलने के लिए ओक्लियस ने द्वंद्वयुद्ध को टालने के लिए 300 साल के लिए अपने जीवन का बलिदान देने में संकोच नहीं किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे असफलता ही हाथ लगी। अगर वह अपने प्रतिद्वंदी की जीवन शक्ति को निगल नहीं पाता, तो भले ही उसे शासन की शक्ति से पुनः नियंत्रित न किया जाता और मृत्युदंड न दिया जाता, ओक्लियस अपनी सीमित जीवन शक्ति समाप्त कर लेता और समन के साथ नष्ट हो जाता। यही अंतिम उपाय था। इसलिए मुझे हर कीमत पर आथ को निगलना होगा। ओक्लियस ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसका ड्रैगन जैसा व्यवहार मरे हुए की शक्ति के साथ मिलकर एक विशाल शक्ति क्षेत्र का निर्माण कर रहा था, जिससे एक ठंडी और अजीब सांस निकल रही थी। उसने राज्य की सबसे शक्तिशाली शक्ति को सक्रिय कर दिया था। चेन रुई के शरीर के चारों ओर अनगिनत प्रेत भी थे। उसे केंद्र में रखकर वे रहस्यमय नियमों के अनुसार घूमते और घूमते थे। नीले ध्रुव तारे के परिवर्तन का नीला तारा साम्राज्य। रायजेन ने तारों के भ्रमों से शुद्ध और अतुलनीय रूप से शुद्ध साम्राज्य शक्ति का अनुभव किया। उसकी आंखें चमक उठीं और बल क्षेत्र और तारों के भ्रमों की परिधि पर रक्तिम प्रकाश की एक परत फैल गई। यह एक प्रकार की सुरक्षात्मक शक्ति थी जो ये सुनिश्चित करती थी कि युद्ध दर्शकों तक न फैले। बेशक वह इन 2 साम्राज्य शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने का इरादा भी रख सकता था। अब जब ओक्लियस की उत्पत्ति का पता चल गया था, तो उसे खुद को छिपाने की जरूरत नहीं थी। उसने छिपी हुई काली गैस निकाली और अपना भयानक शरीर प्रकट किया। यह एक विशालकाय ड्रैगन था जिसका मुख्य शरीर एक कंकाल था। यह गुरादम द्वारा बनाए गए स्पिरिट ड्रैगन से अलग था। यह एक नंगा कंकाल नहीं था, बल्कि इसका अपना मांस था। सटीक रूप से कहें तो यह एक यंत्रीकृत शरीर था। इसकी पारभासी बनावट कुछ क्रिस्टल ड्रैगन जैसी लग रही थी। ये समन की उत्कृष्ट कृति होनी चाहिए। एक ड्रैकोलिच जो यांत्रिक कौशल से पूरी तरह से लैस है। जैसे ही चेन रुई ने कदम बढ़ाया, वह ओक्लियस के ऊपर टेलीपोर्ट हो चुका था। उसके तुरंत बाद सभी को चक्कर आने लगा, मानो विशालकाय अजगर की पीठ पर कोई उल्कापिंड गिर गया हो। ओक्लियस को झटका लगा। उसका विशाल शरीर सीधा जमीन पर गिरा और जोर से पटक दिया। जादू से सुरक्षित जमीन पर अचानक एक बड़ी सी दरार उभर आई। ये रायजेन राज्य की सुरक्षा का नतीजा था, वरना झटके के बाद पूरा अखाड़ा ढह जाता। असली राज्य शक्ति। ओक्लियस ने अविश्वास में कहा, यह कैसे संभव है? तुम्हें तो एक दानव अधिपति होना चाहिए जो सिर्फ राज्य के आवरण की एक परत से ढका हुआ है। जैसे ही उसने ये कहा, चेन रुई की आकृति फिर से गायब हो गई। अनगिनत उल्कापिंड ओक्लियस की ओर उड़े। चूंकि उसने स्टार टॉवर के अंतरिक्ष में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी, वह इन दिनों सबसे बुनियादी स्टार पावर को परिष्कृत और संचित कर रहा था। इसलिए पोल स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति से होनगेन से लड़ने के समय की तुलना में बहुत अधिक प्रबल थी। यूक्लियस के विशाल शरीर की तुलना में यह उल्कापिंड कुछ पतली प्रकाश किरणें मात्र प्रतीत हुआ, लेकिन इसने कल्पना से कहीं अधिक दूर तक प्रभाव डाला। टकराने की धीमी और घनी आवाज में ओक्लियस का शरीर धीरे धीरे जमीन में धंस गया और उसकी पीठ पर भी स्पष्ट दरारें दिखाई देने लगीं। एक गर्जना के साथ उसके विशाल पंख खुल गए और आपस में गुथे हुए मकड़ी के जाले फूट पड़े। ये क्रिया को रोकने की सबसे आम मकड़ी के जाले वाली तकनीक थी, लेकिन चेन रुई मकड़ी के रेशम में छिपी उस भयानक विभाजक शक्ति को साफ साफ महसूस कर सकता था जो सबसे कठोर धातु को भी चीरने के लिए काफी थी। मकड़ी के जाले से बचने के लिए उसकी आकृति कई बार टेलीपोर्ट हुई। हालांकि जब वह रुका तो उसने पाया कि सभी दिशाओं में भागने का रास्ता बंद था। ओक्लियस जमीन से उठ खड़ा हुआ और उसके शरीर की दरारें अपने आप ठीक हो गईं। एक मरे हुए प्राणी के रूप में जिसे दर्द का एहसास नहीं था। हालांकि चेन रुई का हमला बेहद हिंसक था, लेकिन उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। प्रतिद्वंद्वी को कोई रास्ता न देखते हुए ओक्लियस ने अपना विशाल मुंह खोला और एक ठंडी और भयानक ज्वाला एक पल में चार्ज हो गई और चेन रुई पर लॉन्च हुई। अध्याय 826 भयंकर युद्ध। ठंडी लपटों का वह समूह बिजली की तरह उड़ रहा था और चेन रुई के चारों ओर का मकड़ी का रेशम किसी धारदार हथियार से कटा हुआ सा लग रहा था। उसका शरीर चमक उठा और उस नाजुक पल में लपटों से बच निकला। ओक्लियस के मुंह से रून चिन्हों की एक श्रृंखला निकली और काली गेंदों में बदल गई। ये गेंदें एक साथ फट गईं और अनगिनत टूटे हुए ब्लेडों में बदल गईं। ये जल तत्व का शक्तिशाली जादू था, जमने वाला बर्फ विस्फोट। साधारण जमने वाले बर्फ विस्फोट में सिर्फ एक बर्फ का गोला था, जबकि ओक्लियस के पास सैकड़ों बर्फ के गोले थे। इसमें शक्तिशाली अंध तत्व की शक्ति भी शामिल थी, जिसने शक्ति को दोगुना कर दिया था। इस चौतरफा विस्फोट में बचने की कोई जगह नहीं थी। जब तक तीखे टूटे हुए ब्लेड के टुकड़े उसके शरीर से टकराते, एक छोटा सा क्षेत्र भी सैकड़ों छेदों में बदल जाता। ओक्लियस का उत्परिवर्तित जमने वाला बर्फ विस्फोट उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। टूटे हुए ब्लेड बिखर तो नहीं गए, लेकिन वे पीछे की ओर लुढ़ककर भयानक तूफानों के समूह बना गए और अंतरिक्ष में दुश्मनों को बार बार उड़ाते रहे। काले ड्रैगन जादू से प्रतिरक्षित ड्रैगन थे, इसलिए वे जादू से लगभग पूरी तरह प्रतिरक्षित थे।
हालांकि ड्रेकोलिच में रूपांतरित होने के बाद मूल हाथापाई आधारित युद्ध पद्धति एक जादुई हमला बन गई थी। विशेष रूप से 9000 से अधिक वर्षों के संचय और युद्ध के बाद उक्लियस इस नई युद्ध पद्धति के साथ पूरी तरह से ढल गया था। ड्रैगन शिलालेख जादू, जिसमें अंधकार, वायु और जल के 3 तत्वों का प्रभुत्व था, शक्तिशाली और विचित्र था, जिससे बचाव करना कठिन था। ये चाल डेथ आइस स्टॉर्म सबसे शक्तिशाली मिश्रित आक्रामक जादू में से एक थी। हालांकि कानून की शक्ति अस्थायी रूप से नष्ट हो गई थी, उक्लियस ने अपने जीवन और अपनी शक्ति को जलाने की कीमत चुकाई थी। एक बार जब वह अपनी शक्ति समाप्त होने पर प्रतिद्वंद्वी को हराने में विफल रहा तो परिणाम अकल्पनीय थे। खासकर रायजेन उसके बगल में एक चाल चलने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने लड़ाई को जल्दी खत्म करने के इरादे से एक शक्तिशाली अंतिम चाल चली। हालांकि रायजेन के साथ लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन उसकी भयानक मुक्कों की ताकत से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह वाकई एक कड़ा दुश्मन था। लेकिन अगर उक्लियस भागना चाहता तो रायजेन उसे रोक नहीं सकता था। बेशक शर्त ये थी कि आथक को खत्म करके उसकी जान ले ली जाए। शक्तिशाली बवंडर ने लगभग सभी की नज़रें चुरा लीं। इस अंतिम चाल की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। अगर रायजेन ने आसपास के क्षेत्र की रक्षा के लिए राज्य का उपयोग नहीं किया होता तो बची हुई शक्ति के रिसाव के बाद शायद अखाड़े के अधिकांश दर्शक हताहत हो जाते। डेथ आइस स्टॉर्म की गति अपेक्षा से ज्यादा लंबी थी और यह और भी ज्यादा उन्मत्त होती जा रही थी। पगलियों और अन्य लोगों के चेहरों का संयम खत्म हो गया था। उन्होंने तूफान पर कड़ी नज़र रखते हुए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा शक्ति बनाए रखी। रायजेन चुपचाप किनारे पर खड़ा था, उसके कपड़े हल्के से हिल रहे थे। उसकी तेज आंखें उस पागल तूफान को देख रही थीं, तारों के भ्रम को हल्के से देख रही थीं, जबकि चक्र की लय को बनाए रख रही थीं। रायजेन का मुंह फड़क रहा था और वह खर्राटे ले रहा था। तभी तूफान से भरा हुआ स्थान अचानक हिल उठा। धुंधली दृष्टि में अचानक एक लाल रोशनी दिखाई दी। लाल रोशनी और तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सुडौल विशाल जानवर हो जिसकी सांसें तेज और उन्मत्त थीं। वह जहां भी जाता बवंडर किसी प्रबल शक्ति से फटा और टुकड़े टुकड़े होता प्रतीत होता। विशाल जानवर सीधा नीचे गिरा और विकृत ऊर्जा ने नीचे उक्लियस को घेर लिया। पूरे स्थान की कंपन आवृत्ति तुरंत बढ़ गई। एक धमाके के साथ लाल बत्ती और मृत्यु का हिम तूफान एक साथ गायब हो गए और अंततः दृश्य स्पष्ट हो गया। तारों की रोशनी के बिंदुओं वाली आकृति अभी भी हवा में खड़ी थी, जबकि नीचे ड्रेकोलिच दूसरी तरफ दिखाई दे रहा था। उसके शरीर की मशीनी परत दरारों से भरी हुई थी। दरारों की गहराई पहले से कहीं ज्यादा थी और खुद को ठीक करने की गति भी काफी धीमी थी, लेकिन फिर भी वह उस हड्डी को तोड़ने में असमर्थ थी जो उसमें लिपटी हुई थी। स्वउपचार करने वाला सुपर कीमिया शरीर, दर्द रहित मरे हुए जादुई प्राणी, शिखर चरण साम्राज्य की ताकत। यह जी होंगेन से कहीं बेहतर एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। ड्रैकोलिच के सार को वास्तव में नुकसान पहुंचाने के लिए पहला कदम आत्मचिकित्सा क्षमता वाले यंत्रीकृत शरीर को नष्ट करना होगा। बहुत शक्तिशाली हमला। ये तुम्हारा मारक प्रहार होना चाहिए था, है ना? अगर मैं असली ड्रैगन शरीर होता तो घायल हो जाता। ड्रैकोलिच ने बोलते हुए तेजी से डार्क एलिमेंट पावर चार्ज किया। दुर्भाग्य से मेरे वर्तमान शरीर के साथ मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। तुम यांत्रिक कौशल द्वारा बनाई गई इस सुरक्षा परत को भी नहीं तोड़ सकते जब तक कि तुम्हारे पास दर्जनों गुना ज्यादा विनाशकारी शक्ति न हो। ड्रेकोलिच की मनोवैज्ञानिक युक्तिपूर्ण बातें पूरी होने से पहले ही उसने दूसरे पक्ष की उदासीन आवाज सुनी, तब जैसी आपकी इच्छा। इससे पहले कि उक्लियस कोई जवाब दे पाता, अचानक उसके मन में एक गंभीर खतरे का संकेत उभर आया। उसने अवचेतन रूप से उस आक्रामक शक्ति को रक्षात्मक शक्ति में बदल दिया। उसके चारों ओर परतों में विशाल काली ढालें उभर आईं। लगभग उसी समय ड्रेकोलिच की दृष्टि रक्त लाल समुद्र से भर गई, जो अभी भयानक गति से दौड़ता हुआ सांप के आकार का विशाल जानवर था। वास्तव में उनकी संख्या लगभग 100 थी। झुलसा देने वाले ड्रैगन की दहाड़ की भयानक सांस ने उक्लियस की रूह कांप दी। अगर दानव लोक में कौवे के मुंह मतलब बदकिस्मती की अवधारणा थी, तो ड्रेकोलिच अब पूरी तरह से कौवा लिच बन गया था। उस भयानक मारक चाल में वाकई दर्जनों गुना ज्यादा शक्तियां हैं। नहीं, यह कोई साधारण एकल गुणन नहीं, बल्कि दुगुनी और अतिव्यापी शक्ति है। रक्तलाल समुद्र गर्जना करता हुआ उक्लियस की ओर बढ़ा और तुरंत उक्लियस के विशाल शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। रक्तलाल समुद्र इस तरह तेजी से उछला मानो ड्रेकोलिच को पूरी तरह से चीर देगा। रायजेन के बाल और लबादे बेतहाशा फड़फड़ाने लगे। जैसे ही उसने अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आघात तरंगों को महसूस किया, उसकी आंखों में ठंडक और झुलसा देने वाली रोशनी की 2 बिल्कुल अलग किरणें झिलमिला उठीं। ये वही चाल है। वॉलॉक किले में मैं इसका आसानी से विरोध कर लेता था, लेकिन उस समय अगाइल दानव अधिपति के चरम चरण में ही था। अब क्या मैं इसका विरोध कर सकता हूँ? लाल रोशनी आखिरकार फीकी पड़ गई और अंतरिक्ष का जोरदार कंपन भी थम गया। उक्लियस, जो हवा में जड़वत हो गया था, थोड़ा कांप उठा।
उसके शरीर की सतह पर अनगिनत दरारें उभर आईं। ये दरारें तेजी से गहरी होती गईं और फैलती गईं। एक धमाके के साथ कवच से ढकी हड्डियों समेत विशाल शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। जमीन पर गिरने से पहले वे अनगिनत टुकड़ों में बिखर गए। मरे हुए बल क्षेत्र की सांस अचानक धीमी हो गई। चेन रुई, जो हवा में लटका हुआ था, प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए उत्साहित नहीं था, लेकिन उसने एक गरिमापूर्ण भाव दिखाया। उसने अपने हाथ को चाकू के आकार में बदल दिया और नीचे कूद गया। बल क्षेत्र में अनगिनत सुनहरे प्रतीक जगमगा उठे। गौर से देखने पर तलवार की के अनगिनत प्रक्षेप पथ अतुलनीय तीक्ष्णता के साथ नाच रहे थे। वे प्रतीक अमूर्त वस्तुओं को लपेटे हुए प्रतीत हो रहे थे जो अंततः अलग हो गईं। धिक्कार है कमीने, ओक्लियस की उग्र आवाज सुनाई दी और बल क्षेत्र की राज्य शक्ति तुरंत अत्यधिक समृद्ध हो गई, जो अभी की कमजोरी से पूरी तरह से अलग थी। छुपकर हमला करने के लिए नकली मौत, ऐसी छोटी मोटी तरकीबें बेकार हैं, चेन रुई ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन तुम सचमुच जल्द ही मरने वाले हो। राज्य में बड़ी संख्या में काली धुंध छा गई। ठंडी और अजीब सांसें अभूतपूर्व रूप से तेज थीं। उतार चढ़ाव के कारण पूरे अखाड़े की बत्तियां मंद पड़ गईं। यहाँ तक कि रायजेन भी नहीं देख पा रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। ओक्लियस की आवाज़ में क्रोध का भाव कम हो गया था। मैं मानता हूं कि तुम एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी हो। ताकत, विवेक या साधनों की दृष्टि से पिछले भयानक प्रहार ने वास्तव में मेरे कीमिया शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि मेरी आत्मा को भी चोट पहुंचाए। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन इसका अंत यही हो सकता है। मेरा ब्लैक डेथ किंगडम तुम्हारे जीवन का अंत होगा। चेन रुई को अजीबोगरीब उतार चढ़ाव की लहरें आती महसूस हुईं और आकाश में दो चांद एक अजीब हरे रंग में बदल गए। सुपर सिस्टम की चेतावनी से लगता था कि वे किसी तरह की बेहद विनाशकारी बीमारी लेकर आ रहे हैं। राज्य भी एक अंतहीन कब्रिस्तान बन गया था। कब्र को धीरे धीरे खोला गया और एक के बाद एक जीव रेंगते हुए बाहर निकले। माहौल भयावह और डरावना था। अगर कोई काया होता तो अपनी पैंट में ही पेशाब कर देता। कंकाल, लाशें, नेक्रोमेंसर, डार्क नाइट्स, मरे हुए विशाल ड्रैगन। चेन रुई की आंखों के सामने मरे हुए जीवों का एक समुद्र दिखाई दिया। न तो गुणवत्ता और न ही संख्या की तुलना गुर्दम की मरे हुए सेना से की जा सकती थी। तीव्र आक्रोश को देखते हुए ये सीधे जीवित आत्माओं से परिवर्तित होने चाहिए। कोई कल्पना कर सकता है कि मरे हुए होने के बाद ओक्लियस ने राज्य के निर्माण के लिए कितने लोगों की बलि दी होगी। मरे हुए लोग चेन रुई की ओर दौड़े। चेन रुई ने आभा ब्लेड को लगातार घुमाया क्योंकि आभा ब्लेड का असर सीधे आत्मा को मारने जैसा था। अर्धकृत्रिम थंडरस साउंड के साथ, जो मरे हुए लोगों को 200% नुकसान पहुंचा सकता था, पास आ रहे मरे हुए लोग शून्य में बदल गए। हालांकि नष्ट हुए मरे हुए लोग जल्द ही फिर से एकजुट हो गए और पुनर्जीवित हो गए, फिर भी एक के बाद एक आगे बढ़ते रहे। ये मरे हुए जीव किसी भी तरह से साधारण मरे हुए जीव नहीं थे। उन सभी के पास असीम साम्राज्य शक्ति थी। चेन रुई धीरे धीरे थका हुआ महसूस कर रहा था। वह हवा में टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन आसपास का स्थान भी ऊपर उठ गया था। चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर उड़ जाए, वह इस साम्राज्य के स्थान से बाहर नहीं निकल सकता था। जमीन की तुलना में हवा में यह ज्यादा असुविधाजनक था। न केवल मरे हुए विशालकाय ड्रैगन उसकी ओर उड़ रहे थे, बल्कि जमीन पर मौजूद लाशों के जादूगर भी लंबी दूरी के जादुई हमले करने लगे थे। अगर वह जरा भी असावधान होता तो उसे गोली मार दी जाती। चेन रुई हाथ में तलवार लेकर जमीन पर वापस आ गया, गिरे हुए देवदूत की तलवार। हालांकि आत्मा को जलाने की क्षमता का इन अनगिनत मरे हुए प्राणियों पर कोई खास असर नहीं हुआ। वह उनमें से केवल कुछ ही लोगों का सफाया कर पाया, इसलिए उसने एक और तलवार बदल दी, नॉर्थ सी। उसने बैंगनी तलवार की रोशनी चलाई और अनगिनत उल्कापिंड जैसी प्रकाश किरणें पंखे के आकार में फैलती हुई बाहर निकलीं। रास्ते में पड़े मरे हुए लोग कणों में बदल गए और गायब हो गए। विशाल तलवार भयानक गति और शक्ति के साथ आगे बढ़ी और मरे हुए लोगों के विशाल समुद्र को साफ कर दिया। कितना अजीब जल तत्व और प्रकाश तत्व की शक्ति! दुर्भाग्य से ये सिर्फ तलवार की शक्ति है। ये छोटा सा हमला मेरे सार को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राज्य शक्ति की कार्रवाई के तहत खाली क्षेत्र में काले धुएं के गुबार दिखाई दिए और मरे हुए लोग फिर से एकजुट हो गए। तुम लगभग थक चुके हो। ओक्लियस मन ही मन हंसा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हारा जीवन खाकर मैं तुम्हें राज्य में एक मरे हुए प्राणी में बदल दूंगा। तुम मेरे नियंत्रण और दास्ता से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। चेन रुई की भौहें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। आत्मसंतुष्ट मत हो, मुझे तुम्हें हराने का एक तरीका मिल गया है। ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने पुनरुत्थान औषधि की सैकड़ों बोतलें बनाईं और मुझ पर डाल दीं? दुर्भाग्य से आपको मेरा असली शरीर भी नहीं मिल रहा। इतना बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेन रुई ने एक अजीब सी मुस्कान दिखाई, लेकिन मैं तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड छिड़कने की विचित्र इच्छा पूरी करने दूंगा। टीएल, जीवन का फव्वारा। अध्याय 827, स्प्लैश सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत शक्तिशाली लगता है।
ओक्लियस ने गंभीर रूप से हंसते हुए कहा, अपनी लंबी चौड़ी बातें खत्म करने से पहले ब्लैक डेथ किंगडम के आलिंगन का स्वाद चख लो। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, अनगिनत काली धुंध उठी और एक विशाल काले अजगर की आकृति में घुल गई। विशालकाय अजगर ने अपने पंख फड़फड़ाए और सारे मरे हुए लोग काले धुएं में बदल गए। पूरा राज्य चेनरुई को घेरे हुए एक भंवर की तरह था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। घेरा छोटा होता जा रहा था। काली धुंध में परिवर्तित प्रतीक एक वायुरोधी विशाल काली गेंद का रूप ले चुके थे। ये चेनरुई के चारों ओर तेज गति से घूम रही थी और दबी हुई विस्फोट की आवाजें निकाल रही थी। इस समय स्टैंड में बैठे दर्शक दूर हट गए, लेकिन कोई भी इस महान महाशक्तिशाली द्वंद्व को देखना नहीं चाहता था। हालांकि वे रायजेन की राज्य शक्ति और जादू से सुरक्षित थे, फिर भी इस काली गेंद की शक्ति बहुत ही विचित्र और कष्टप्रद थी। कुछ कमजोर दर्शक तो बस कुछ ही नजरों के बाद बेहोश हो गए। ब्लैक डेथ किंगडम में काले ड्रैगन का भूत काले धुएं जैसे मंत्र से बाहर उड़ता रहा, जबकि काली गेंद छोटी और तेज होती जा रही थी। विस्फोट ज्यादा जोरदार नहीं लग रहा था, लेकिन परिधि पर मौजूद सुरक्षात्मक खूनी सांसें लगातार पीछे की ओर लुढ़क रही थीं। जमीन पर बड़ी बड़ी भयानक दरारें पड़ गईं और रायजेन की काली पुतलियां फड़कने लगीं। उसने अपने हाथ फैलाए और खूनी सांसें तेजी से उठीं, जिससे परिधि की सुरक्षा फिर से स्थिर हो गई। काली गेंद का घूमना आखिरकार धीमा पड़ गया और विस्फोट की आवाज गायब हो गई। पतले काले धुएं में एक मानव आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। उसका पूरा शरीर दो विशाल पंखों में लिपटा हुआ था। जब दोनों विशाल पंख फैले तो तारों की रोशनी चमक उठी और उस चमक में काली धुंध तुरंत विलीन हो गई। काले अजगर का प्रेत चिल्लाया, तुम मृत्यु आलिंगन को कैसे प्रतिबिंबित कर सकते हो? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसकी विस्मय ध्वनि एक दुखद चीख में बदल गई, क्योंकि उसका भ्रम प्रतिबिंब द्वारा खंडित हो गया था। नीले ध्रुव तारे के परिवर्तन की अवस्था में रक्षात्मक ढाल तारा संरक्षक पंख बन गई, ठीक उसी तरह जैसे आकाशगंगा क्षेत्र नीला तारा साम्राज्य बन गया था। रक्षा क्षमता में काफी सुधार हुआ था और इसका उपयोग सीमा के भीतर प्रतिद्वंद्वी के हमले को पीछे हटाने के लिए भी किया जा सकता था। स्टार गार्जियन विंग्स में हल्की दरारें थीं जो दर्शाती थीं कि इस हमले का बचाव करना आसान नहीं था। चेनरुई के मुंह के कोनों पर खून के धब्बे देखे जा सकते थे। हालांकि ओक्लियस की ताकत बहुत कम हो गई थी, फिर भी शिखर अवस्था के साम्राज्य स्तर का पूर्ण शक्तिशाली हमला कोई मामूली बात नहीं थी। काली मौत का साम्राज्य बिखरा नहीं। एक विशाल काला कोहरा फिर से प्रकट हुआ, जिसने पहले वाला भंवर बना दिया। ओक्लियस का भ्रम फिर से सघन हो गया और प्रतीकों के घेरे फिर से प्रकट हो गए। भयानक अत्याचार भारी था। ऐसा लग रहा था मानो उसका जीवन पूरी तरह जलकर राख हो गया हो। अरे कमीने, मेरी खून खराबे वाली गुप्त कला आजमा। मैं तेरे मांस का एक एक टुकड़ा नोच नोच कर निगल जाऊंगा। काली धुंध का भंवर पलक झपकते ही एक विशाल लाल रक्त तरंग में बदल गया। इस तरह का भंवर कोई साधारण बात नहीं थी। जल तत्व के जादू के अलावा ओक्लियस भी अपनी आत्मा का इस्तेमाल करके चाप स्थान के नियम को बलपूर्वक नियंत्रित कर रहा था, ताकि तारों की रोशनी को जल्दी से निगल सके। न केवल तारों की रोशनी बल्कि जीवन शक्ति भी। बिल्कुल सही। चेनरुई अपनी जीवन शक्ति में बदलाव महसूस करके घबराया नहीं। उसके हाथों में भी पानी की लहरों जैसी लहरें उठ रही थीं और तारों की रोशनी में एक ठंडक थी जो भंवर में समा रही थी। रायजेन ने भौहें चढ़ाईं। ये ठंडी हवा तारों की रोशनी से बिल्कुल अलग है। यह एक नई तरह की राज्य शक्ति होनी चाहिए। उसने अगुइल को सक्रिय दोहरे क्षेत्र में देखा था। अब शक्ति के बढ़ने के बाद ये वास्तव में एक दोहरे राज्य में बदल गया था। ओक्लियस को लगा कि यह ठंड उसकी आत्मा के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन फिर भी यह उसकी रक्त पिपासु गुप्त कला को रोक नहीं पाए। उसने बेशर्मी से गुप्त कला को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया और तेजी से तारों की रोशनी को निगलने लगा। इस क्षण ओक्लियस को सहज ही महसूस हुआ कि जिस ठंडी तारों की रोशनी को वह निगल रहा था, उसमें एक भयानक सांस थी। भंवर थम गया और वह चीखा, यह क्या है? नहीं, जीवन शक्ति का फव्वारा। तुम्हारे पास इतना कैसे है? सल्फ्यूरिक एसिड डालने का पहला चरण शुरू होता है। चेनरुई ने अपने हाथ ऊपर उठाए और शीतकालीन क्षेत्र की शक्ति आसमान छूने लगी। भंवर जीवन शक्ति के फव्वारे में विलीन हो गया और हवा में उड़ गया और जटिल क्रिस्टलों में बदल गया, जिनसे पूरा काला मृत्यु साम्राज्य भर गया। यह मत सोचो कि जीवन शक्ति के फव्वारे का मात्र झरना मुझे हरा सकता है। ओक्लियस दहाड़ा और काली धुंध तेजी से घनीभूत होकर एक विशाल पंजे में बदल गई जो चेनरुई की ओर लपका। रास्ते में अनगिनत क्रिस्टल चकनाचूर हो गए। जीवन शक्ति का स्रोत, बस अपने अस्तित्व को बंद कर देना है। दूसरा चरण शुरू होता है। चेनरुई ने बिना टाले उदासीनता से कहा। तारों की रोशनी भी एक विशाल हाथ में संघनित हो गई जिसने पंजे का स्वागत किया। वे गतिरोध में थे। इस समय नीले तारों वाले राज्य की लय फिर से बदल गई और तारों की ठंडक धीरे धीरे धीमी हो गई। तारों की कोमल रोशनी में एक अजीब शक्ति थी जो आक्रामक नहीं बल्कि जीवंत थी। इस रोशनी की चमक में चेनरुई की चोटें तेजी से ठीक होने लगीं।
इसके विपरीत काले गैस के विशालकाय पंजे ऐसे जल रहे थे मानो कोई ज्वलनशील पदार्थ ईंधन से टकरा गया हो। तीखी चीखों के साथ वे पल भर में छेदों से भर गए और पूरी तरह से बिखर गए। बिखरा हुआ काला कोहरा पहले की तरह अनंत काल तक नहीं जमा, बल्कि सफ़ेद रोशनी में बदल गया जो धीरे धीरे भाप बनकर ऊपर उठ रही थी। सफ़ेद रोशनी पहले जैसी अजीब या भयावह नहीं थी, बल्कि इसने लोगों को एक शांति का एहसास दिलाया मानो उनकी गहरी शिकायतें सचमुच दूर हो गई हों। रेजेन को लगा कि यह उतार चढ़ाव कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है और उसकी भौहें और भी तंग गईं। निर्वाण शक्ति नहीं, ये तो उपचार और पुनर्प्राप्ति गुणों वाली राज्य शक्ति होनी चाहिए जो तारों की रोशनी के साथ पूरी तरह से मिश्रित हो और मरे हुए राज्य पर एक शक्तिशाली नियंत्रण पैदा करे। दोहरे साम्राज्य का दूसरा रूप। रायजेन की आंखें लगातार चमक रही थीं और राज्य में खूनी सांसें तेज हो रही थीं। अखाड़े के कई दर्शकों की भावनाएं उस प्रबल युद्ध इच्छाशक्ति से प्रभावित थीं। उनमें हमेशा उत्साह की लहर दौड़ रही थी। ओक्लियस को कुछ अविश्वसनीय सा दिखाई दिया। हे मेरे राज्य, तुमने क्या किया है? चेन रुई के शरीर पर तारों की रोशनी अधिक से अधिक चमकदार होती जा रही थी क्योंकि सफ़ेद रोशनी से अधिक काली धुंध छंट रही थी। मानव लोक से लौटने के बाद निरंतर प्रशिक्षण और सुधार के बल पर चेन रुई 4 ऋतुओं के क्षेत्र को ध्रुव तारा परिवर्तन के नीले तारे के क्षेत्र के साथ पूरी तरह से एकीकृत करने में सक्षम हो गया था। वह न केवल स्वतंत्र रूप से स्विच कर सकता था बल्कि शक्ति भी दोगुनी कर सकता था। उसने अभी अभी शीतकालीन क्षेत्र सक्रिय किया था, अब एक वसंत क्षेत्र था। वसंत क्षेत्र के प्रभाव में हवा में जीवन शक्ति के फव्वारे के क्रिस्टल लहरों में बदल गए और पूरे काले मृत्यु साम्राज्य में फैल गए। वे जहां भी गुजरे काली धुंध गायब हो गई। एक विशाल पिंड की रूपरेखा दिखाई देने लगी। तुम्हें ढूंढ लिया ओक्लियस, चेन रुई ने व्यंग्य किया। उसने अपने पंख फैलाए और वह आकृति के पास प्रकट हुआ। तुम जल तत्व अंतरिक्ष की शक्ति से छिपे हो, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इसे भांप नहीं पा रहा हूं। चेन रुई ने अपनी बाहें फैला दी और उसके पीछे विशाल नीले पंख तेजी से दोनों तरफ फैल गए मानो अनंत हों। पंखों के सिरे अनगिनत तारों के धूल में बदल गए और पूरे नीले तारों वाले राज्य की तारों की रोशनी में विलीन हो गए। राज्य के ग्रह तेजी से दौड़ रहे थे। लोगों की दृष्टि धुंधली हो गई। पलक झपकते ही तारों के भ्रम गायब हो गए। अनगिनत तेज गति से घूमते नीले तारों के धूल में बदल गए और बेहद चमकदार चाप एक विशाल नीले तूफान में संघनित हो गया। ध्रुव तारा तूफान। पूरा अखाड़ा हिल रहा था और साधारण विशेषण अब इस विशाल तूफान की शक्ति का सटीक वर्णन नहीं कर पा रहे थे। केवल विनाश और मृत्यु ही महसूस की जा सकती थी। दबाव दोगुना होते देख रायजेन का चेहरा बदल गया। एक गुर्राहट के साथ परिधीय सुरक्षा की रक्तिम रोशनी ज्वाला की तरह जल उठी क्योंकि वह तूफान के भयानक उतार चढ़ाव को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि उसने सीधे तौर पर युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन ये कदम निस्संदेह एक जानबूझकर किया गया टकराव था ताकि ये देखा जा सके कि क्या वह अगुइल की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। अंतरिक्ष को हिला देने वाला तूफान आखिरकार शांत हो गया। शायद कानून की शक्ति के कारण लोगों की आंखें अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। उन्हें बस अपनी ओर आती हुई जीवन शक्ति का एहसास हुआ। जो दर्शक ब्लैक डेथ किंगडम के कारण पहले चक्कर खा रहे थे या असहज थे, उन्हें तुरंत ताजगी महसूस हुई। रायजेन को भी शक्ति का एहसास हुआ, लेकिन उसके चेहरे के भाव भद्दे थे क्योंकि परिधि की रक्षा करने वाली राज्य शक्ति तूफानी शक्ति को रोक नहीं पाए और कुचल दी गई। हालांकि इस तरह की फैली हुई रक्षा केंद्रित रक्षा से कहीं ज्यादा कठिन थी। रायजेन के विचार से वह ये गुप्त प्रतियोगिता पहले ही हार चुका था। जीत जीत है, हार हार है। तूफान की शक्ति को याद करके रायजेन ने अपनी मुट्ठियां और भी कस लीं। अगर मैं होता तो क्या मैं इसे झेल पाता? चेन रुई की आकृति एक गहरे हरे रंग की रोशनी में दिखाई दी जो लगातार इधर उधर घूम रही थी। बीच में एक लाल रंग का प्रभामंडल था जो बेहद ठंडी सांसों को प्रकट कर रहा था। मैंने कहा था कि मैं सल्फ्यूरिक एसिड से छींटे पड़ने की तुम्हारी विचित्र इच्छा पूरी करूंगा। चेन रुई के हाथ में पहले से ही काले तरल से भरी एक औषधि की बोतल थी। अब समय आ गया है कि मैं अपना वादा पूरा करूं। प्रभामंडल कांप उठा मानो भागने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन तारों की रोशनी में वह हिल नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने कांपती आवाज में मुझे जाने दो कहा, काली औषधि पहले ही बह चुकी थी। प्रभामंडल के केंद्र से एक तीखी चीख निकली और जहां वह द्रव से भीगा था वहां से सफेद धुआं निकला। अंत में प्रकाश भी बुझ गया। चेन रुई को लगा कि उसके शरीर में मौजूद विरासत की छाप के आधे हिस्से में जानकारी की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी है, मानो एक पल में ढेर सारा डेटा दर्ज हो गया हो। कुछ ही देर में उसे पूरी छाप मिल गई। उसकी जीवन शक्ति भी बढ़ गई थी। जाहिर है उसने ओक्लियस और समन की सारी बाजी जीत ली थी। हरी रोशनी धीरे धीरे मंद हुई और ठोस हो गई। पता चला कि ये विशाल ड्रैगन की हड्डियों का एक जोड़ा था जो ड्रेकोलिच ओक्लियस का असली शरीर होना चाहिए था, लेकिन इन ड्रैगन हड्डियों में जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। चेन रुई ने सोचा और ड्रैगन की हड्डियां रख लीं। अचानक उसे पीछे से एक तेज सांस आती हुई महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह रायजेन था।
रायजेन के वस्त्र फड़फड़ा रहे थे और उसकी आंखें शक्तिशाली लड़ाई की भावना से जल रही थीं। चेन रुई की उक्लियस के साथ लड़ाई में काफ़ी ताकत खर्च हो गई थी और पोल स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का समय लगभग समाप्त होने वाला था। फिर भी वह हिला नहीं और बस चुपचाप रायजेन को देखता रहा। कुछ देर तक एक दूसरे को देखने के बाद रायजेन ने एक गहरी सांस ली और अंततः अपनी शक्ति वापस ले ली। मैं अगले साल मार्शल आर्ट सम्मेलन में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। बिल्कुल रायजेन की पसंद। चेन रुई अचानक मुस्कुराया और रायजेन की तरफ हल्के से सिर हिलाया। उसने दूर से शिया की तरफ देखा, फिर एथेना और बाकियों की तरफ। उसकी आकृति बिजली में बदल गई और पल भर में रात के आसमान में गायब हो गई। अध्याय 828 अनुबंध और न्याय। सुबह सुबह धूप में भूरे बालों और नीली आंखों वाला सुनहरे कवचधारी शूरवीर घाटी के नीचे बहती नदी को देख रहा था। सुबह का सूरज धुंधली धुंध में से हल्की रोशनी बिखेर रहा था। शूरवीर के पीछे एक दुबली पतली लेकिन परिपक्व महिला खड़ी थी। महिला का रूप रंग औसत से थोड़ा ऊपर था, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था जिससे वह वीर लग रही थी। शूरवीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उन्हें धीरे से खोला और सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे अनुमान लगाना चाहिए था। महिला ने कोई आवाज नहीं की और चुपचाप उसके पीछे खड़ी होकर उस शूरवीर को घूरने लगी, जो कि बहुत मजबूत तो नहीं था, लेकिन कम से कम उसकी नज़रों में तो लंबा लग रहा था। महामहिम लेक्स में वंशानुक्रम का बोध है। अगर महामहिम सचमुच मर जाते हैं, भले ही महामहिम कुछ चिंताओं के चलते इसे गुप्त रखें, तो भी उनके अनुरूप समायोजन और कार्रवाई होगी, खासकर उन शाही परिवार के उत्तराधिकारियों के लिए। पिछले कुछ महीनों में कोई हलचल नहीं हुई है। अब मैं अंततः पुष्टि कर सकता हूँ। हालांकि शूरवीर का चेहरा गंभीर बना हुआ था, उसकी निगाहों में एक अतुलनीय रूप से उत्थानशील प्रकाश प्रकट हो रहा था। पिछले कुछ महीनों का पतन दूर हो गया था और उसकी आत्मा में किसी प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन हुआ प्रतीत हो रहा था। चूंकि उस व्यक्ति का इतना प्रतिष्ठित दर्जा है, महिला ने कहा, तो वह साम्राज्य में वापस क्यों नहीं आया? इना महामहिम की महान योजना ऐसी नहीं है जिसका अंदाजा तुम या मैं लगा सकें। ये निश्चित है कि इसका संबंध उस समय के विचित्र गायब होने से है और इसमें शाही परिवार के राज भी शामिल होने की संभावना है। शूरवीर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। हालांकि महामहिम की अब की ताकत को देखते हुए मुझे लगता है कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वे उन दुश्मनों के सामने अकल्पनीय तरीके से प्रकट होंगे और अपना सब कुछ वापस पा लेंगे जो खो गया था। इना ने सिर हिलाया। सचमुच उस व्यक्ति की शक्ति संत के चरम स्तर पर पहुंच गई है। उसने नाइटमेयर वाइल्डनेस के सबसे शक्तिशाली 3 ऑक राजाओं की संयुक्त सेना से युद्ध किया। तीनों ऑक राजाओं ने बीमन रूप भी धारण किए थे। हालांकि मैंने अंतिम परिणाम नहीं देखा, लेकिन ये लगभग तय था कि वह जीतेगा। महामहिम की ताकत शायद इससे भी ज्यादा है, सैमुएल ने मन ही मन कहा। ड्रैगन ब्राइट एम्पायर के स्वर्णिम शूरवीर होने के नाते, जो 2 ड्रैगन साम्राज्यों में से एक था, वह एक अर्ध ड्रैगन शूरवीर भी था जिसने ड्रैगन वैली की प्राथमिक जांच पास कर ली थी। उसने कुछ क्षेत्रों में इना व्यावसायिक यात्रा जैसे भाड़े के सैनिकों की तुलना में कहीं ज्यादा अंदरूनी जानकारियां सीखी थीं। उदाहरण के लिए, पवित्र प्रकाश पर्वत से जुड़ी खबरें। इसके अतिरिक्त, बिना घायल हुए प्रकाश की रक्त शपथ को रद्द करने में सक्षम होने से संत की श्रेणी से परे जाकर अर्धदेवता के दायरे में प्रवेश किया जा सकता था। वह शायद बहुत मुश्किल और खतरनाक रास्ते पर जा रहा है। इना ने अपने होंठ काटे और आखिरकार अपने मन की बात कह दी। एक बात है जो शायद आपको सुनना पसंद न हो, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूँ कि अब आप ड्रैगन वैली की प्राथमिक जांच में पास हो गए हैं और लेक्स द ग्रेट आपकी कद्र करता है। इसके अलावा प्रकाश की रक्त शपथ भी खुल गई है। तो इना बहुत समझदार महिला थी। हालांकि सैमुअल अपने स्वामी के बारे में कुछ भी कहने से हिचकिचा रहा था, लेकिन उसने उस समय उनके कुछ कार्यों, जिनमें बाद में चर्च की प्रतिक्रियाएं भी शामिल थीं, से कुछ हद तक अंदाजा लगा लिया था। मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो, सैमुअल ने भौहें चढ़ाईं और इना को बीच में ही टोकते हुए कहा। किसी भी हालत में महामहिम हमेशा मेरे स्वामी रहेंगे। मेरे और महामहिम के बीच का अनुबंध खून में गहराई से समाया हुआ है। भले ही खून की शपथ की शक्ति फीकी पड़ गई हो, लेकिन महिमा और शपथ वैसी ही रहेंगी जब तक मेरा खून न बहा दिया जाए। इना ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता था कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। दरअसल उन्होंने मेरी जान बचाई थी और मैं उनके साथी के कहने पर यहाँ आई थी। हालांकि अभी मेरे शब्द कृतघ्न लग रहे थे, फिर भी आप उनसे कह सकते हैं कि अगर वो चाहें तो मैं किसी भी समय उन्हें अपनी जान लौटा सकती हूँ। आप जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा। और सैमुअल ने अपना सिर घुमाया और अपना सिर हिलाया। खैर, इस बार धन्यवाद। इना ने उसकी आंखों में देखा और अनिच्छा से मुस्कुराई। क्या मुझे कहना चाहिए, आपका स्वागत है। कुछ लोगों के लिए विनम्र होने का मतलब अपरिचित होना था। सैमुएल ने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की और अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे माफ़ करना। मुझे ही माफ़ी मांगनी चाहिए। इना ने हल्की सी आह भरी। मुझे माफ़ करना, मैं पिछली बार तुम्हारी सगाई में शामिल नहीं हो पाई थी। आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं?
हाल ही में ऐसा लगता है कि पवित्र चर्च ने एक बड़ी सेना दुर्लभ वन्य क्षेत्र में भेज दी है और वे ओर्क्स के साथ गतिरोध में हैं। इस मामले के बिना भी ओर्क्स का व्यवसाय निश्चित रूप से जारी नहीं रह पाएगा। ऐसा लगता है कि मेरे पिता के पुराने व्यवसाय को फिर से शुरू करना कोई आसान बात नहीं है। सौभाग्य से मैंने ओर्क्स के साथ व्यापार से कुछ पैसे कमाए हैं। मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए ब्लू ग्लोरी एम्पायर जाने की योजना बना रहा हूँ। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो मैं फिर से भाड़े का सैनिक बन सकता हूँ। एक भाड़े के सैनिक की जोखिम भरी जिंदगी को भूल जाओ। सैमुअल ने अपनी लंबी तलवार कसी और आखिरकार कहा, दरअसल तुम ड्रैगन ब्राइट एम्पायर में आ सकते हो। एना की आंखें चमक उठीं। वह उसे बहुत देर तक घूरती रही और आखिरकार सिर हिलाते हुए बोली, चलो इसे भविष्य पर छोड़ देते हैं। मैं पहले जाकर जोआना से मेरी तरफ से नमस्ते कहूंगी। जब समय मिलेगा मैं उससे मिलूंगी। ये कहकर एना बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई। वह इतनी तेज इसलिए चल रही थी क्योंकि उसे डर था कि अगर वह धीमी हुई तो वह अपना मन बदल लेगी। हालांकि आने से पहले की आशंका की तुलना में उसे अचानक किसी कारण से काफ़ी सहजता महसूस हुई। एना की गायब होती आकृति को देखते हुए सैमुअल ने गहरी सांस ली, अपने अनावश्यक विचारों को दूर रखा और धीरे से म्यान से लंबी तलवार निकाली। हल्के नीले रंग की तलवार पर मछली के शल्कों जैसी हल्की बनावट थी जो प्राचीन और रहस्यमय लग रही थी। उड़ता हुआ विनाश महामहिम द्वारा निर्मित एक उच्च श्रेणी का पौराणिक हथियार। न केवल हथियार बल्कि उनकी शक्ति, महिमा और यहाँ तक कि जीवन भी महामहिम द्वारा प्रदान किया गया था। चाहे महामहिम आर्थर ने रक्त शपथ को रद्द क्यों न कर दिया हो, मैं सैमुएल केम्प्लोथ महामहिम का अनुसरण करने की अपनी शपथ का पालन करूंगा तथा मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करूंगा, भले ही मार्ग रक्त से भरा हो। बस मेरी तलवार उतनी तेज नहीं है, उसे और तेज करने की ज़रूरत है। मुझे ड्रैगन वैली में स्क्रीनिंग का दूसरा दौर पास करना होगा और एक असली ड्रैगन नाइट बनना होगा। स्टारलाइट साम्राज्य का व्हाइट स्टार सिटी। 2 दिन पहले बड़ी संख्या में लाइट नाइट्स के आगमन के बाद चर्च के पादरियों का एक और समूह व्हाइट स्टार सिटी में दाखिल हुआ। हालांकि इस समूह का आकार बड़ा नहीं था, लेकिन कहा गया कि वे सभी चर्च ट्रिब्यूनल के कुलीन न्यायाधीश थे जो व्हाइट स्टार सिटी आए थे। स्वाभाविक रूप से वे व्हाइट स्टार सिटी के हॉल ऑफ लाइट में हुई हत्या के मामले की जांच करने आए थे। इस हत्याकांड ने व्हाइट स्टार सिटी और आसपास के इलाकों में सनसनी फैला दी थी। अगर पवित्र चर्च ने समय रहते इस खबर को सील न किया होता तो ये खबर स्टारलाइट साम्राज्य और पूरी मानव दुनिया में फैल जाती। 3 दिन पहले व्हाइट स्टार सिटी के हॉल ऑफ लाइट प्लाजा में दर्जनों लाशें लटकी हुई मिलीं। उनमें चर्च के प्रमुख पादरी केरेमिया भी शामिल थे। सबसे आश्चर्यजनक बात केरेमिया की मृत्यु नहीं थी, बल्कि चौक पर एक जादुई रक्तपत्र था। रक्तपत्र में उस महिला पादरी के जीवनकाल में किए गए विभिन्न अपराधों का खुलासा हुआ। रक्तपत्र के अनुसार केरेमिया ने शहर के एक डाकू संघ के साथ मिलकर बड़ी संख्या में युवक युवतियों को गिरफ्तार किया और उनका यौन शोषण किया। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि केरेमिया रोज उस लड़की के गले से खून पीती थी। कहा जाता था कि वह एक गुप्त तरीके से अपनी सुंदरता और जवानी बरकरार रखती थी। ये खूनी शब्द किसी भी तरह से निराधार नहीं थे क्योंकि केरेमिया के हत्यारे ने हॉल ऑफ लाइट का तहखाना खोल दिया था। वह हड्डियों से भरा था और कई कैद किशोरों को रिहा कर दिया गया था। जहां तक उन पादरियों का प्रश्न है जिन्होंने बुरे कार्यों में भाग नहीं लिया था, उन्हें जरा भी हानि नहीं पहुंचाई गई। इस अप्रत्याशित हत्याकांड ने आखिरकार उस गुमशुदगी का सच उजागर कर दिया जिसने व्हाइट स्टार एस्टेट को कई सालों से परेशान कर रखा था। केरेमिया के शव के अलावा उसके साथी विश्वासपात्रों के सदस्य और डाकुओं के संघ के सदस्य भी थे। रिहा होकर घर लौट आए किशोरों के साथ सबूत निर्णायक थे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी अच्छी प्रतिष्ठा वाली यह महिला पादरी एक खूनी शैतान निकली। इस घटना का बुरा असर हुआ। अगर नगर के स्वामी ने समय रहते प्रकाश भवन की रक्षा के लिए सेना न भेजी होती तो क्रोधित नागरिकों द्वारा प्रकाश भवन को तोड़ दिया जाता। स्टारलाइट एम्पायर के मुख्य बिशप ने समय रहते प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तुरंत लाइट नाइट्स को व्हाइट स्टार सिटी भेजा और बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पवित्र लाइट माउंटेन को तत्काल सूचना दी। स्टारलाइट एम्पायर वीनस सिटी के एक दूरस्थ भवन में स्थित है। इस घटना का प्रभाव उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। बेलिया ने अपना गिलास सामने बैठे शूरा की ओर बढ़ाया। मुझे कहना पड़ेगा कि आपकी योजना बहुत ही शानदार है। शूरा ने शराब का प्याला उठाया। हमारे नए बिशप सुश्री सोरानली के लिए। रहस्यमय पंथ में बेलिया का छद्म नाम सोरानली था। हाल ही में पवित्र चर्च द्वारा ब्लैक डेथ अनुयायियों की घेराबंदी के दौरान बिशप एंजेली की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई और बड़े उपयाजक बेलिया ने बिशप का पदभार संभाल लिया। बेलिया मुस्कुराए और उसके साथ गिलास टकराए। सर गार्जियन के लिए। बिशप चर्च के सिविल सेवकों के समकक्ष होते थे जबकि संरक्षक सैन्य पद होते थे। बेलिया ने शूरा के लिए पहले ही सिफारिश कर दी थी, इसलिए संरक्षक बनने में कोई खास समस्या नहीं होनी चाहिए। बेलिया ने शालीनता से शराब का घूंट लिया। चर्च के निर्दोष लोगों को क्यों न मार दिया जाए।
चाहे उन्होंने केरेमिया खेल में भाग लिया हो या नहीं, हमारे लिए पवित्र प्रकाश के हर सदस्य का बलिदान ईश्वर के लिए और अधिक शक्ति का प्रतीक है। हमारा योगदान भी बहुत बढ़ जाएगा। नहीं, इस मामले में हमें न्याय का पक्ष लेना होगा। शूरा ने उंगली उठाए। असली न्याय उन पादरियों के पापों को उजागर करना है, न कि बेगुनाहों की अंधाधुंध हत्या करना। हम पापियों द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा जरूरतमंद गरीबों में भी बांट सकते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह की बातें निरर्थक हैं? बेलिया ने भौहें चढ़ाईं। हमारी शिक्षा विनाश है, दान का संचालन नहीं। क्या आप मुख्य बिशप बनने की शर्तें भूल गए हैं? शूरा के आलंकारिक प्रश्न ने बेलिया को चौंका दिया। उसे कुछ समझ में आया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अब आप एक बिशप हैं। हालांकि आप नए बिशप हैं, फिर भी आप पूर्वी जिले के उन 7 बिशपों में से एक हैं जो मुख्य बिशप पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हैं। क्या आपको वह पदोन्नति मिशन याद है जिसका उद्देश्य पूरे स्टारलाइट साम्राज्य की आस्था को बहुत कमजोर करना था? अभी सबसे अच्छा समय है। शूरा आश्वस्त लग रही थी। जब तक हम हर जगह एक जैसी घटनाएं दोहराते रहेंगे, पवित्र चर्च में आस्था नाटकीय रूप से कम होती जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमें उन पादरियों को बेनकाब करना होगा जिन्होंने वास्तव में अपराध किया है, क्योंकि तथ्य सबसे अकाट्य और निर्विवाद होते हैं। शुक्र है कि इस सड़े हुए पवित्र चर्च के लिए ऐसे लोग किसी भी तरह से दुर्लभ नहीं हैं। ठीक है। बेलिया की आंखें चमक उठीं। हमें जल्दी करनी होगी, वरना दूसरे बिशप भी हमारी तरह हो जाएंगे। अब हमें जल्दी करनी चाहिए, हमारे मौज मस्ती के समय, भावी मुख्य बिशप। शूरा एक अजीब सी मुस्कान के साथ खड़ी हो गई। वैसे तुम्हारे प्रेमी रॉबी को तो मैं पहले ही मार चुकी हूँ। मुझे किसी औरत के साथ किसी औरत को साझा करने की आदत नहीं है। बेलिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने उदासीनता से कहा, इतनी घिनौनी बात। बस उसे मार डालो। मुझे ताकतवर मर्द बहुत पसंद हैं। अगर तुम ताकतवर बने रहोगे तो मैं तुम्हारी सबसे आज्ञाकारी औरत और साथी बनूंगी। चेहरे पर एक कोमल मुस्कान लिए बेलिया शूरा के पास गई, धीरे से घुटनों के बल बैठी और अपना सिर किसी चीज की ओर बढ़ाया। जल्द ही आंगन कामुक कराहों से भर गया। अध्याय 829 अनंत योद्धा ओएल। फॉलन एंजल कैपिटल की कीमिया प्रतियोगिता को समाप्त हुए 1 हफ्ता हो गया था। हालांकि इस प्रतियोगिता का उत्साह कम होने के बजाय और भी बढ़ता जा रहा था। दानव लोक में हजारों सालों से कोई रसायन विद्या का महागुरु प्रकट नहीं हुआ था। इस रसायन विद्या प्रतियोगिता में असल में 3 ही थे। टेटेनिस के शुरुआती उदय से लेकर मध्यस्थ होने का ढोंग रचने वाले समन तक, और फिर अविश्वसनीय त्रिविशेषज्ञ प्रतिभाशाली गुरु आथ तक। ये सभी औषधि और यांत्रिकी के ऐसे महागुरु थे जो इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा आकर्षक था फॉलन एंजल एम्पायर का राजकुमार कंसोर्ट अगुइल, जिसे कभी आथ उपनाम से भी जाना जाता था। इस मैकेनिक और पोषण के महागुरु के सामने, चाहे वो उसका गुरु टेटेनिस हो या दुश्मन समन, सब फीके लगते थे। खासकर जुए की लड़ाई में उसके उतार चढ़ाव और चरमोत्कर्ष के साथ। अंत में अगुइले ने समन को कीमिया के जीवन मरण के युद्ध में हरा दिया और महाशक्ति की शक्ति का प्रयोग करके उस शक्तिशाली ड्रैकोलिच को मार गिराया जिसमें वह परिवर्तित हो गया था। यहाँ तक कि सर्वोच्च महाशक्ति रायजेन ने भी अगुइले को औपचारिक चुनौती दी। कुछ समय के लिए महाशक्ति और महान महागुरु की ख्याति पूरे दानव क्षेत्र में फैल गई। सबसे रोमांचक तो निश्चित रूप से फॉलन एंजल एम्पायर था। कुलीन परिवारों से लेकर आम लोगों तक सभी महान रॉयल हाइनेस प्रिंस कंसोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। खासकर ऊपरी स्तर पर अगाइल की पहचान पर सवाल उठाने वाली शुरुआती आवाज़ें बहुत पहले ही महारानी शिया की पारखी नज़रों के सामने एक श्रद्धांजलि में बदल चुकी थीं। अगाइल और उसके गुरु टेटेनिस दोनों ही द्विविशिष्ट महागुरु थे, जो किसी भी साम्राज्य के लिए एक बेहद शक्तिशाली संसाधन था। खासकर इसलिए क्योंकि पूरे दानव साम्राज्य में सिर्फ यही 2 महागुरु थे। अगुइल की शक्ति जो रायजेन को गति प्रदान कर सकती थी, वह भी एक महत्वपूर्ण कारक थी। हालांकि दानव अधिपति के स्तर से ऊपर के अर्धदेव राज्य, अर्धदेव, छद्मदेव आमतौर पर आम लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करते थे, लेकिन दुनिया में कोई भी निरंकुश नहीं था। खासकर एक ऐसा शासक जो किसी साम्राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो। वारलॉक किले में रायजेन द्वारा शिया को लगभग मार डालना इसका एक प्रमुख उदाहरण था। अब फॉलन एंजल साम्राज्य के पास आखिरकार एक महाशक्ति थी जो रायजेन और कैथरीन का मुकाबला कर सकती थी। जब अगाइल शिया के साथ बैठकों या कार्यक्रमों में जाता था तो मुखौटा पहनना शाही शिष्टाचार के विरुद्ध है, जैसे व्यवहार को भी छिपे हुए रहस्य के रूप में समझा जाता था। संदिग्ध और शत्रुतापूर्ण निगाहें अब विस्मय में बदल गईं। फॉलन एंजल साम्राज्य की तरह फॉलन एंजल साम्राज्य के एल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रभाव भी तेजी से बढ़ रहा था। मैकेनिक एसोसिएशन के अध्यक्ष फोनसाक ग्रैंड मास्टर टेटेनिस के दामाद थे। वहीं पोशनिया एसोसिएशन के अध्यक्ष अल्दास ग्रैंड मास्टर टेटेनिस के प्रशिक्षु थे। वैसे टेटेनिस ग्रेट ग्रैंड मास्टर अगुइले के गुरु भी थे।
हालांकि अगुइल अभी भी शांत था, टेटेनिस भी फॉलन एंजल साम्राज्य के महल में बंद दरवाजों के पीछे रहता था, लेकिन इससे औषधि बनाने वालों और यांत्रिकी की कट्टरता कम नहीं हुई। जो स्वामी कई वर्षों से अड़चन में थे और सोचते थे कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, वे कीमिया प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद साम्राज्य में वापस नहीं लौटे, बल्कि फॉलन एंजल साम्राज्य में ही रहे ताकि उन्हें महागुरु से परामर्श करने का अवसर मिल सके। वे स्वतंत्र कीमियागर जो किसी भी साम्राज्य से संबंधित नहीं थे, वे फॉलन एंजल साम्राज्य के कीमियागर एसोसिएशन में शामिल हो गए, इसलिए एसोसिएशन की ताकत अभूतपूर्व थी। उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण और काली औषधियां ऐसे खजाने थे जिनकी हर कोई लालसा करता था। भले ही उन्हें कीमती उत्पाद न मिलें, लेकिन दोनों महागुरुओं के करीब पहुंचने से उन्हें बहुत लाभ होगा। फॉलन एंजल साम्राज्य के कुलीन परिवारों सहित कई लोगों ने अगुइल और टेटेनिस से दोस्ती करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से कोई फायदा नहीं हुआ। इस समय फॉलन एंजल एम्पायर ने एक घोषणा जारी की कि जादुई खेल इन्फिनिट वॉरियर में एक सबसे महत्वपूर्ण अपग्रेड आने वाला है। नए संस्करण का नाम बदलकर इन्फिनिट वॉरियर ओएल कर दिया जाएगा। ओएल का क्या मतलब था, दानव क्षेत्र के लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन खबर की आधिकारिक पुष्टि ने दानव क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। अनंत योद्धा के मुख्य संस्थापक महान महागुरु अगुइले थे, और ओएल संस्करण का यह अपग्रेड अगुइले ने ही सोच समझकर डिजाइन किया था। उनके मूल शब्दों में यह एक नया संस्करण था जो दुनिया बदलने के लिए काफी था। इस दृष्टिकोण से महान गुरु द्वारा निर्मित कृतियां हर कोई आसानी से प्राप्त कर सकता है। कुछ समय के लिए जादुई खेल हेलमेट और जादुई टेलीविजन, जो अभी ठंडा पड़ गया था, ने एक बार फिर बिक्री में उछाल ला दिया और रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार का अपग्रेड पहले कई बार किए गए समायोजन और सुधार पैच से काफ़ी अलग था। मैन्युअल रूप से अपग्रेड करने के लिए गेम हेलमेट को फॉलन एंजल एम्पायर के मैकेनिकल एसोसिएशन के पास लाना पड़ता था। बाकी दोनों साम्राज्यों की स्थिति को देखते हुए फॉलन एंजल एम्पायर ने डार्क शैडो एम्पायर और ब्लडी एम्पायर के मैकेनिकल एसोसिएशन को उन्नत उपकरण उपहार में दिए और उनका मार्गदर्शन करने के लिए पेशेवर भेजे। अगर वे अपग्रेड नहीं करना चाहते थे तो वे इन्फिनिट वॉरियर के सिंगल प्लेयर संस्करण का इस्तेमाल जारी रख सकते थे। जादुई खेल के हेलमेट की संरचना अब कोई रहस्य नहीं थी। इसकी मूल संरचना रहस्यमय क्रिस्टल थे। रहस्यमय क्रिस्टल में निहित विशेष ऊर्जा आध्यात्मिक क्षेत्र जैसा भ्रम पैदा कर सकती थी। यही खेल का सिद्धांत था। रहस्यमय क्रिस्टलों में ऊर्जा सीमित थी, इसलिए ऊर्जा समाप्त होने के बाद उसे पुनः चार्ज करना पड़ता था। एक निश्चित अवधि के बाद वह खराब हो जाता था या स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता था। जादू के खेल वाले हेलमेट के रिलीज होने पर इस विषय को विस्तार से समझाया गया था। रहस्यमय क्रिस्टलों का रखरखाव और प्रतिस्थापन जीवन भर मुफ्त में किया जा सकता था, लेकिन उन्हें चार्ज करने के लिए स्थानीय मैकेनिकल एसोसिएशन को एक निश्चित शुल्क देना पड़ता था। उस समय डार्क शैडो साम्राज्य ने इस चार्जिंग पद्धति का बहिष्कार किया था, लेकिन फिर ब्लडी साम्राज्य द्वारा चार्जिंग शुल्क की अप्रत्याशित स्वीकृति और साम्राज्य के भीतर खेल प्रेमियों की तीव्र मांगों ने डार्क शैडो साम्राज्य को समझौता करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि कैथरीन से निपटना आसान नहीं था। बातचीत के बाद चार्जिंग शुल्क का 20% प्रत्येक साम्राज्य के खजाने में दिया जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस अपग्रेड से वास्तव में बहुत हंगामा हुआ। नया प्लॉट, नया नक्शा, नए राक्षस, नया करियर, नए उपकरण, नया मिशन सिस्टम। सबसे महत्वपूर्ण बात थी बड़ा खुला मंच। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ या एक ही युद्ध के मैदान पर एक टीम के रूप में लड़ सकता है। यह कोई उबाऊ व्यक्तिगत प्रशिक्षण नहीं था, बल्कि एक साझा युद्ध मंच था जहां दूसरे खिलाड़ियों से सीधे संवाद किया जा सकता था। सच कहूं तो यह एक अलग ही दुनिया थी। खेल में नक्शों का विस्तार किया गया और उन्हें सख्ती से स्तरों में विभाजित किया गया। वे नौसिखिए गांव से शुरू होते थे। फिर स्तर और युद्ध शक्ति एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद वे नए नक्शे में प्रवेश कर सकते थे जो स्तर दर स्तर बढ़ता गया। इतना ही नहीं, कालकोठरी की अवधारणा पहली बार पेश की गई थी। इसमें राक्षसों की कठिनाई सामान्य नक्शों की तुलना में बहुत अधिक थी और प्राप्त लाभ स्वाभाविक रूप से बेहतर थे, जिससे चुनौती बहुत बढ़ गई। एकल खिलाड़ी मोड में सभी के स्तर को ओएल संस्करण में नहीं गिना जाएगा, लेकिन एकल खिलाड़ी रैंकिंग सूची में शामिल खिलाड़ी इसका उपयोग संबंधित खेल मुद्रा और आइटम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। मूल जादूगरों, योद्धाओं और कठपुतली पायलटों के अलावा खेल के व्यवसायों में औषधि बनाने वाले, मैकेनिक और जादू के चक्र के स्वामी जैसे जीवन के व्यवसाय भी शामिल थे। इस खेल ने पहली बार युद्ध शक्ति की अवधारणा पेश की। युद्ध शक्ति विभिन्न कारकों के व्यापक मूल्यांकन के बराबर थी, न केवल स्तर बल्कि उपकरण, राक्षसों को मारना, मिशंस को आदि भी। जीवन केंद्रित कार्यों के जुड़ने से खेल और भी दिलचस्प हो गया, और ये जीवन केंद्रित कार्य कोई मामूली बात नहीं थे। युद्ध विभाग की तरह जीवन विभाग भी वास्तविकता से सीधे जुड़ा हुआ था। उदाहरण के लिए, खेल में आप बुनियादी वास्तविक औषधि ज्ञान सीख सकते थे और कदम दर कदम आगे बढ़ सकते थे।
खेल छोड़ने के बाद आपको मिलने वाली कुछ अंतर्दृष्टियां वास्तविकता में भी समाहित हो सकती थीं। ऐसा कहा जाता था कि एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद गुरु खेल में सिखाने आते थे। अगर आप भाग्यशाली रहे और एक निश्चित मिशन पूरा कर लिया तो आपको 2 महागुरु टेटेनस और यहाँ तक कि अगुइल भी सिखाते थे। गेम प्ले के लिहाज से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बनाई गई ज़्यादातर चीज़ें या उपकरण दुकानों में बिकने वाले से बेहतर तो नहीं थे, लेकिन उनकी कीमत काफ़ी कम थी। कुछ उपकरणों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से भी बनाया जा सकता था। खेल में प्रचलित मुद्रा काफ़ी मूल्यवान थी। युद्ध व्यवसायों को उपकरण खरीदने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती थी। जीवन व्यवसायों को दक्षता और स्तर सुधारने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा कुछ नक्शों और कस्बों में प्रवेश के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती थी, इसलिए धन लंबे समय तक सबसे अधिक मांग वाला सामान रहा। मिशन सिस्टम खेल के नए तत्वों में से एक था, जिससे खिलाड़ियों को बुनियादी जीवन सिक्के और कई ज़रूरी सामग्री प्राप्त करने की सुविधा मिलती थी। कुछ मिशन काफ़ी फायदेमंद थे। अनंत योद्धा ओएल संस्करण और अनंत योद्धा के बीच सबसे बड़ा अंतर लोगों के बीच की बातचीत थी। चाहे कोई भी दुनिया हो जहां लोग थे वहां योद्धा भी थे। खिलाड़ी मिशन पूरा करने, कालकोठरी में प्रवेश करने, व्यापार करने और पीके के लिए एक छोटी टीम बनाने के लिए टीम बना सकते थे। सामान्यतः द्वंद्व युद्ध के 2 तरीके थे। पहला, शहर के आभासी अखाड़े में लड़ाई पर दांव लगाने के लिए मुद्रा या वस्तुओं का उपयोग करना और जीतने वाला दांव जीत जाता था। दूसरा, एक बाहरी निजी द्वंद्व युद्ध था। जो पहले हमला करता था उसका नाम लाल होता था। मृत्यु के बाद उपकरण और स्तर में गिरावट जैसी विशेष सजाएं होती थीं। चेन रूई ने इन्हें अपने पिछले जीवन के ऑनलाइन गेम से कॉपी किया था। इसके अलावा सबसे आकर्षक खेल में रैंकिंग सूची थी। रैंक सूची, युद्ध शक्ति सूची, उपकरण सूची, जीवन कौशल सूची, कालकोठरी रिकॉर्ड सूची, युद्ध क्षेत्र सूची। हर महीने सूची में आने वालों को अतिरिक्त कीमती वस्तु पुरस्कार और एक असली वस्तु निकालने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ा इनाम ब्लैक पोशन या डेविल फ्रूट था। चाहे वह खेल के विभिन्न तत्व हों या वास्तविकता के आकर्षक पुरस्कार, ये प्रतिस्पर्धी राक्षसों के लिए एक नया बड़ा मंच था। बेशक रोजाना खेलने का समय अभी भी सीमित था। आखिरकार आभासी दुनिया वास्तविक दुनिया की जगह नहीं ले सकती थी। वास्तविकता आभासी दुनिया की नींव थी, जबकि आभासी दुनिया वास्तविकता की सेवा करती थी। वास्तविक शक्ति और लाभ प्राप्त करने के लिए इन दोनों का जैविक संयोजन ही अनंत योद्धा ओएल का असली उद्देश्य था। फॉलन एंजल साम्राज्य ने बैंक और शाही कॉलेज जैसी नई संस्थाएं भी शुरू की, जिन्होंने दोनों साम्राज्यों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने समय के साथ कॉपीकैट संस्करण भी लॉन्च किया और कॉलेज और बैंक भी स्थापित करने शुरू कर दिए। हालांकि इन्फिनिट वॉरियर ओएल की लोकप्रियता के सामने ये सब कुछ फीका पड़ गया। 1 महीने से भी कम समय में खेल में लोगों की संख्या कई गुना बढ़ गई। सिर्फ प्रशिक्षक ही नहीं, बल्कि किमियागर भी खेल में शामिल हो गए। इसकी लोकप्रियता उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। चाहे कोई भी शहर या कोना हो, अनंत योद्धा ओएल की चर्चा जरूर सुनाई देती थी। ज्यादा से ज्यादा लोग इसके आकर्षण को महसूस कर रहे थे। जैसा कि अगुइल ने कहा था, यह एक ऐसा उत्पाद था जो दुनिया बदलने के लिए काफी था। टीएल, अब जब रायजेन को पता चल गया है कि चेन रूई एक राज्य स्तर की शक्तिशाली शक्ति है, तो क्या वह विश्वास हासिल करने की उसकी योजना पर ध्यान देगा? अध्याय 830 उन्नति और संकट। आसमान में सूरज की रोशनी खून जैसी लाल हो रही थी। हालांकि यह ज्यादा चमकदार नहीं थी, फिर भी लोगों को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। लाल रोशनी जमीन पर खूनी लहरों को चमका रही थी। करीब से देखने पर पता चला कि यह असल में कोई समुद्री लहर नहीं, बल्कि राक्षसों की लहरें थीं। ये राक्षस रोशनी से जगमगा रहे थे। ये ज्यादा बड़े नहीं थे और इनकी आक्रमण शक्ति भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इनकी कूदने की क्षमता चौंकाने वाली थी और इनकी संख्या बेहद भयानक थी। ये जहां भी गुजरते वहां जीवन का नामो निशान न रहा और जमीन झुलस जाती थी। राक्षसों की बढ़ती लहरों के रास्ते में दूर पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा कस्बा था। उस छोटे से कस्बे में सिर्फ 1 दर्जन लोग थे। हल्के कवच और लाठी पहने जादूगर, भारी कवच पहने योद्धा और लगभग 10 मीटर ऊंची 2 विशाल धातु की कठपुतलियां थीं। कठपुतलियों के कंधों पर 2 काले भूत बैठे थे। यहाँ हर एक की युद्ध शक्ति उन छोटे छोटे राक्षसों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन उस भयानक राक्षसी लहर के सामने इन लोगों को नगण्य बनाने के लिए बस एक छोटी सी लहर की जरूरत थी। दुश्मनों की इतनी भयानक संख्या के सामने हर किसी का तनाव और गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। नेताजी, नाव से कोई खबर क्यों नहीं मिली? एक जादूगर ने चिंतित होकर पूछा। नेता एक हट्टा कट्टा आदमी था जिसकी आंखों में एक चतुर चमक थी। जाहिर है कि वह कोई सीधा सादा इंसान नहीं था। चिंता मत करो, हमारा मिशन 3 घंटे तक डटे रहना है। शक्तिशाली राक्षसों के झुंड के कारण हमें टाउन काटा छोड़ना पड़ रहा है। ये छोटा सा सुनसान पहाड़ी शहर हमारी रक्षा की आखिरी पंक्ति है। नाव कामयाब हो या न हो, हमें इसकी रक्षा करनी ही होगी, वरना आगे की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।
रेग्स, राक्षसों को यहाँ आने में कितना समय लगेगा? अधिकतम 5 मिनट, एक छोटे कद के योद्धा ने कहा। सब लोग खड़े हो जाओ। हटे कट्टे आदमी ने आदेश दिया, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। हमें इसकी रक्षा करनी होगी। लगभग 5 मिनट बाद जमीन हिंसक रूप से हिलने लगी और अनगिनत लाल राक्षस पहाड़ की तलहटी की ओर दौड़ पड़े और छोटे से शहर की ओर झुंड बनाकर बढ़ गए। छोटे से कस्बे में जादुई क्रिस्टल तोपों से तेज रोशनी निकलने लगी और आसपास के राक्षस गायब हो गए। हालांकि पलक झपकते ही साफ किया गया इलाका राक्षसों से भर गया। चाहे जादूगर का जादू हो या योद्धाओं के तीर, इस राक्षसी भीड़ को मामूली नुकसान ही हुआ। वे राक्षस थे जो दीवारों पर चढ़ गए थे या कूद गए थे और भीड़ में हताहतों की संख्या दिखाई देने लगी थी। स्थिति को गंभीर देखकर दोनों धातु की कठपुतलियां बिना किसी हिचकिचाहट के शहर की दीवार से कूद गईं, आगे बढ़ते राक्षसों की भीड़ पर टूट पड़ीं और छोटे राक्षसों को मांस की चटनी में रौंद डाला। उनके हाथों में तोपें धधकती लपटें छोड़ती रहीं और दुश्मनों की जान ले रही थीं। इसने राक्षसों का ध्यान आकर्षित किया और सामने की लहर रक्षा पंक्ति में बदलने लगी। अफसोस की बात यह थी कि दोनों विशालकाय कठपुतलियों को ज्यादा दूर जाने का समय नहीं मिला। वे जानवरों की भीड़ में घिर गईं और कोई निशान नहीं छोड़ पाईं। सिर्फ नेता ही नहीं, बल्कि सबकी आंखें लाल थीं। इस युद्धभूमि में किसी ने भी दोनों भूतों को काया और निकम्मा नहीं, बल्कि सच्चा साथी और साथी समझा। दोनों भूतों ने भी अपनी हरकतों से इसकी व्याख्या की। शहर की दीवार की ओर बढ़ते राक्षसों को देखकर टीम के सदस्यों के चेहरे पर दुख और आक्रोश के भाव उभर आए। हम तो वैसे भी मरने वाले हैं, चलो मौत तक लड़ते हैं। उस महत्वपूर्ण क्षण में किनारे पर एक विशाल सफेद रंग प्रकट हुआ। यह एक तेज बहती नदी थी जिसने दहाड़ते पानी के अजगर जैसे छोटे छोटे राक्षसों के एक बड़े समूह को अपनी चपेट में ले लिया था, और जो लोग सोच रहे थे कि वे मर जाएंगे, उनकी आत्मा अचानक जाग उठी। नाव ने कर दिखाया, वह तटबंध को उड़ाने में कामयाब रहा। नदी के पानी के प्रभाव से राक्षसों का समूह 2 हिस्सों में बढ़ गया। बचे हुए साथियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और मिशन का समय पूरा होने तक डटे रहे। कुछ ही समय में सभी लोग अचानक सफेद प्रकाश की किरणों में बदल गए और गायब हो गए। उसी समय एक निश्चित दुनिया में सभी लोगों ने एक त्वरित ध्वनि सुनी। रेड स्क्वाड ने कालकोठरी का पहला भाग ब्लडी प्रोलॉग पूरा कर लिया है। 9 जीवित बचे टीम सदस्य, सी रेटिंग प्राप्त। सभी टीम सदस्यों को लेवल सी का एक सफ़ेद क्रिस्टल खजाना मिलेगा जिसका इस्तेमाल उपकरण या सामग्री निकालने के लिए किया जा सकता है। इस अध्याय को पूरा करने वाली पहली टीम के रूप में प्रत्येक खिलाड़ी को 10 प्रतिष्ठा अंक और लेवल सी का एक बैंगनी क्रिस्टल खजाना मिलेगा। पता चला कि यह जादुई खेल अनंत योद्धा ओएल की कालकोठरी थी। पूरी प्रक्रिया को रोमांचक कहा जा सकता है, लेकिन अंततः यह मिशन इच्छाशक्ति और बुद्धिमत्ता से पूरा हुआ। इस बार ब्लडी प्रोलॉग के पहले पूरा होने पर पूरे सर्वर की मेगाफोन घोषणा हुई, जिससे खिलाड़ियों के बीच काफ़ी चर्चा हुई। कोई ब्लडी प्रोलॉग का पहला एपिसोड इतनी जल्दी कैसे खत्म कर सकता है? हमारी टीम ने ब्लडी प्रोलॉग भी आजमाया, लेकिन हम 10 मिनट से भी कम समय में पूरी तरह से धराशायी हो गए। इसकी कठिनाई तो वाकई हास्यास्पद है। मुझे आश्चर्य है कि रेड स्क्वाड ने ये कैसे किया। क्या हमें उनसे पूछना चाहिए? उनसे पूछने का क्या मतलब है? वे तुम्हें बिल्कुल नहीं बताएंगे। हालांकि कालकोठरी पूरी करने की शर्तें तय हैं, नक्शा तुरंत बदल जाता है। अगर रेड स्क्वाड फिर से कालकोठरी में घुस भी जाए तो भी अलग इलाके में वे उसे दोबारा पूरा नहीं कर पाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि लेवल सी बैंगनी क्रिस्टल खजाने में कौन से अच्छे उपकरण हैं। तुम्हारा ईर्ष्या करना बेकार है, लेकिन लाल टीम ने अभी केवल पहला अध्याय ही पूरा किया है, इसलिए पुरस्कार सीमित हैं। पिछली बार जिस जहर ड्रैगन दस्ते ने एक आंख वाले राक्षस के बॉस को मारा था, उसे लेवल सी का काला क्रिस्टल खजाना भी मिल गया था। आइए प्रशिक्षण और स्तरीकरण पर कड़ी मेहनत करें, फिर बेहतर उपकरण प्राप्त करें। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। ये तो बस खेल का एक छोटा सा रूप था। इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आता, अनंत योद्धा ओएल राक्षसों के जीवन में पूरी तरह से घुल मिल गया था, लगभग उनका अभिन्न अंग बन गया था। इसके परिणामस्वरूप न केवल खिलाड़ियों को मनोरंजन और प्रशिक्षण मिला, बल्कि इसके निर्माता ग्रेट ग्रैंड मास्टर अगुइले को भी भारी आस्था शक्ति प्राप्त हुई। यद्यपि विश्वास की शक्ति संतोषजनक थी, चेन रुई का मन अब एक स्थान पर केंद्रित था। वह था ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला में सितारों का शहर। कीमिया प्रतियोगिता समाप्त हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए थे। इस दौरान चेन रुई ने अपना 90% समय सितारों के शहर में बिताया। पिछले हफ्ते वह बंद दरवाजे के पीछे रहकर कीमिया महल के उन्नयन कार्यों में लगा हुआ था। विभिन्न समायोजनों और तैयारियों के बाद सिटी ऑफ स्टॉर्स अंततः स्तर 3 तक आगे बढ़ने में कामयाब रहा। प्राचीन कीमिया सभ्यता के वर्गीकरण में स्तर 1 और 2 सभ्यताएं महल की श्रेणी में आती हैं, जबकि स्तर 3 सभ्यता में प्रवेश करने के बाद इसे पहले से ही नगर कहा जा सकता था। स्तर 4 और उससे ऊपर की सभ्यताओं को राजधानी कहा जाता था।
ये दो नई सुविधाओं, उन्नत प्राणी गोदाम और खेती टैंक के निर्माण के साथ एक गुणात्मक उन्नयन था। उन्नत प्राणी गोदाम शहर के कीमिया प्राणियों के गुणों को बढ़ा सकता है और नेता स्तर के कीमिया प्राणियों की उत्पादन दर में वृद्धि कर सकता है। खेती के टैंक में अधिक शक्तिशाली कार्य थे जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया था: ऊर्जा खेती, सामग्री खेती और प्राणी खेती। ऊर्जा साधना जीवों को कीमिया सभ्यता के लिए आवश्यक जीवन ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती थी। डोरुडा की डायरी में एक ऐसा शत्रु था जिसने पूरे शहर का कत्लेआम किया और सभी लाशों को ऊर्जा रूपांतरण के लिए ऊर्जा साधना कुंड में फेंक दिया। चेन रुई के पास आभा फल का लगभग अटूट भंडार था और आभा फल को उच्चतम स्तर के ऊर्जा घनों में परिवर्तित किया जा सकता था, इसलिए इस भीषण रूपांतरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऊर्जा साधना कुंड द्वारा उत्पादित ऊर्जा घन, जो आभा फल भी थे, सामान्य परिवर्तकों की तुलना में गुणवत्ता और मात्रा में बहुत अधिक थे। भौतिक साधना, ऊर्जा और विद्यमान सामग्रियों का उपयोग करके कीमिया सभ्यता के लिए आवश्यक विशेष सामग्रियों का उत्पादन या रूपांतरण करने के लिए थी। चेन रुई को ठीक इसी चीज़ की तत्काल आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए, विशाल क्रिस्टल प्राणियों के निर्माण के लिए आवश्यक ड्रैगन शक्तिसार। ड्रैगन शक्तिसार, ड्रैगन आत्मा का सार था जो मृत्यु के बाद ड्रैगन श्वास और थोड़ी मात्रा में आत्मिक शक्ति के साथ नष्ट नहीं होता था। यह अत्यंत दुर्लभ था। भले ही चेन रुई को अपने पुराने ससुर ऑगलस से आपूर्ति प्राप्त होती, फिर भी विनिमय द्वारा प्राप्त मात्रा अत्यंत सीमित थी। अब चूंकि एक भौतिक साधना टैंक था, इसलिए अन्य सामग्रियों का उपयोग करके एक नकली ड्रैगन शक्तिसार बनाया जा सकता था। हालांकि इसका प्रभाव वास्तविक ड्रैगन शक्तिसार जितना अच्छा नहीं था, फिर भी यह एक विशाल क्रिस्टल प्राणी बनाने के लिए पर्याप्त था। जहां तक मूल ड्रैगन शक्तिसार द्वारा निर्मित विशाल क्रिस्टल प्राणी की बात है, तो उन्नत प्राणी भंडार के माध्यम से इसकी शक्ति को नेता स्तर के करीब लाने के लिए बढ़ाया जा सकता था। जीव संवर्धन टैंक उच्च स्तरीय जैविक अनुसंधान और प्रयोग कर सकता था। ये वस्तु न केवल कीमियागर प्राणियों के लिए थी, बल्कि टाइटन्स के निर्माण के लिए आवश्यक सुविधाओं में से एक भी थी। उन्नत होने के बाद केंद्रीय जीवन क्रिस्टल फीनिक्स की नियंत्रण और गणना क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। परीक्षण के बाद क्रिस्टल फीनिक्स अनंत योद्धा OL में कुछ समस्याओं का समय पर और समझदारी से समाधान कर सका। शहर उन्नयन से प्राप्त लाभ इनसे कहीं अधिक थे। क्रिस्टल फीनिक्स ने स्तर 3 जीवन क्रिस्टल का अनुमति डेटा स्वचालित रूप से प्राप्त कर लिया, जिसमें कुछ शहर स्तरीय कीमिया हथियारों के ब्लूप्रिंट भी शामिल थे। मूल महल स्तरीय हथियारों को उन्नत किया जा सका। हुआयूं की मूल हथियारों की मरम्मत में बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वे क्षतिग्रस्त हो गए थे, इसलिए उन्हें वर्तमान में पुनः निर्मित किया जा रहा था। स्तर 3 के शहर द्वारा नियंत्रित किए जा सकने वाले कीमिया जीव स्तर 2 के महल की तुलना में 3 गुना थे। 60,000 ग्रेमलिन सेवक, 30,000 क्रिस्टल जानवर, 15,000 दीप आत्माएं, 3,000 एकत्रित कठपुतलियां और 300 विशाल क्रिस्टल जानवर। अति लड़ाकू शक्ति पर विचार किए बिना, एक बार यह पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद, यह एक साम्राज्य बनाने या पतित देवदूत साम्राज्य को दानव क्षेत्र पर हावी होने देने के लिए पर्याप्त था। जब तक खूनी साम्राज्य और डार्क शैडो साम्राज्य एक साथ नहीं आ जाते, तब तक अकेले साम्राज्य की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से उसका विरोधी नहीं थी। बल द्वारा प्रतिरोध आवश्यक था, लेकिन युद्ध केवल अंतिम उपाय था। इसके अलावा सामग्री अभी भी अत्यंत दुर्लभ थी और ऊर्जा संवर्धन टैंक उच्च स्तरीय नहीं था। सहायक सामग्री को पूरी तरह से इकट्ठा करने और सेना के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करने में बहुत समय लगेगा। अगर वह चौथे स्तर तक उन्नत हो जाता तो उसकी गति में काफ़ी सुधार होता। बेशक चेन रुई को अब ऐसी कोई असाधारण उम्मीद नहीं है। सौभाग्य से ये समय वॉलॉक किले की लड़ाई में उसके लिए बचे समय से कहीं ज्यादा था और युद्धविराम समझौते की 2 साल की समय सीमा का आधे से ज्यादा समय अभी बाकी था। चाहे वह स्टॉस सिटी का निर्माण हो या व्यक्तिगत प्रशिक्षण, समय पूरी तरह से पर्याप्त था। बाकी काम निपटाने के बाद चेन रुई केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से बाहर निकला। बाहर रात हो चुकी थी। जब वह सितारों के शहर से बाहर निकला तो उसने अचानक किया को चिंतित चेहरे के साथ देखा। चेन रुई छोटी नौकरानी के पहले वाक्य से हैरान रह गया, जोला को कुछ हुआ है। चेन रुई के मानव लोक में जाने के बाद जोला ने राज्य के रहस्य को समझने के लिए बंद दरवाजे के प्रशिक्षण के लिए इंद्रधनुष घाटी को बंद कर दिया था। हालांकि अभी 2 दिन पहले निवास से जुड़ा इंद्रधनुष घाटी का अंतरिक्ष मार्ग अचानक कांप उठा, जिससे अनगिनत भयानक तत्व प्रकट हुए। अगर निवास में मौजूद पगलियों और डोडो ने समय रहते मिलकर इसे दबाने की कोशिश न की होती तो पूरा निवास जमींदोज हो जाता। कुछ देर बाद तत्व धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। जब सबको लगा कि सब ठीक है, तभी इंद्रधनुष घाटी का अंतरिक्ष मार्ग अचानक ढह गया और प्रवेश द्वार गायब हो गया। उस समय पगलियों और अन्य लोगों को लगा कि रेनबो वैली से रिसने वाला तत्व न केवल उन्मत्त था, बल्कि असामान्य रूप से अव्यवस्थित भी था। ये स्पष्ट रूप से नियंत्रण से बाहर था। मार्ग के ढहने के साथ ये लगभग तय था कि जोला के बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में कोई समस्या थी। मुसीबत ये थी कि अब इंद्रधनुष घाटी का रास्ता ढह चुका था और राजधानी की तरफ का रास्ता भी वैसा ही था।
काफ़ी खोजबीन के बाद भी सभी को प्रवेश द्वार नहीं मिला, इसलिए उन्हें चेन रुई के सितारों के शहर से बाहर आने का इंतजार करना पड़ा। तत्वों का साम्राज्य परी ड्रैगन वंश की स्मृति में एक शक्तिशाली साम्राज्य था। ये तत्वों को विश्वासी मानकर एक साम्राज्य का निर्माण कर सकता था। तत्व सर्वव्यापी थे। इस साम्राज्य की शक्ति अपने समकक्षों से कहीं अधिक थी, लेकिन ये सबसे कठिन भी था। इसके लिए अत्यंत गहन समझ होना आवश्यक था। परी ड्रैगनों में केवल मुट्ठी भर ही सफल लोग थे। ज़ोला ने कोई एक तत्व नहीं, बल्कि सबसे मजबूत 6 तत्वों का साम्राज्य चुना, और कठिनाई स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा थी। हर बार जब कोई तत्व जोड़ा जाता तो प्रशिक्षण की कठिनाई और खतरा तेजी से बढ़ता जाता। तत्व स्रोत शक्ति तत्व राजा की सबसे सर्वोत्कृष्ट मूल शक्ति थी। ज़ोला इस स्रोत शक्ति का उपयोग तत्वों के साम्राज्य की धारणा को अत्यधिक बढ़ाने और उसके खतरे को कम करने के लिए कर सकती थी। दुर्भाग्य से चेन रुई के मानव लोक से लौटने के बाद से ज़ोला का बंद कमरे में प्रशिक्षण अभी भी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसे पवन स्रोत शक्ति और प्रकाश स्रोत शक्ति कभी नहीं सौंपी गई थी। अप्रत्याशित रूप से अब कुछ घटित हो गया था। चेन रुई जानता था कि ज़ोला का बंद दरवाज़ा प्रशिक्षण सीधे राज्य स्तर को भेदने के लिए नहीं था, बल्कि राज्य की अवधारणा को और गहराई से समझने और महसूस करने के लिए था, जिससे भविष्य में सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि 6 तत्वों का राज्य सामान्य राज्य से कहीं ज्यादा खतरनाक था, इसलिए चेन रुई को नहीं पता था कि ज़ोला को किस खतरे का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अंतरिक्ष मार्ग के ढहने को देखते हुए यह कोई छोटी समस्या नहीं थी। ये सोचकर वह बेचैनी से भर गया। उसने किया का अभिवादन किया, स्टार गेट खोला और तुरंत डार्क मून सिटी स्थित अपने घर लौट आया। चेन रुई आंगन में लौटा और पाया कि फूलों के बगीचे में मूल रूप से बनाया गया अंतरिक्ष मार्ग पूरी तरह से गायब हो गया था और उसका कोई निशान भी नहीं मिल रहा था। पगलियों और अन्य लोगों से उस समय की स्थिति के बारे में पूछने के बाद उसने एक निर्णायक निर्णय लिया और इनक्यूबस जानवर पर सवार होकर पूरी गति से उत्तर की ओर चल पड़ा। चूंकि घर का अंतरिक्ष मार्ग अब गायब हो चुका था, इसलिए इंद्रधनुष घाटी तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता राजधानी के बाहरी इलाके में स्थित उजाड़ घाटी थी, जहां चेन रुई ने प्रवेश किया था जब वह पहली बार ज़ोला से मिला था। राजधानी के बाहरी इलाके तक पहुंचने के लिए उसे उत्तर की ओर रेड स्पिरिट एस्टेट जाना था, जो 1-2 दिन में पूरा नहीं हो सकता था। छोटी दूरी के लिए चेन रुई की उड़ान कौशल छोटे काले घोड़े से कहीं बेहतर थी, लेकिन लंबी दूरी के लिए यह उपयुक्त नहीं थी। वह छोटा काला घोड़ा, जो कई वर्षों से शैतान फल और आभा फल ले रहा था, अब महादानव राजा के शिखर स्तर पर पहुंच चुका था और दानव सम्राट से बस एक कदम दूर था। उसकी शारीरिक बनावट और ताकत सामान्य दानव सम्राट के स्तर से भी ज्यादा थी, लेकिन उसने अपने वंश में क्षेत्रीय प्रतिभा को जागृत नहीं किया था, इसलिए वह वास्तव में दानव सम्राट स्तर का दानव जानवर नहीं था। दुर्भाग्य से, भले ही वह छोटा काला घोड़ा दानव सम्राट के पद पर सफलतापूर्वक पदोन्नत हो गया हो, वह घर में सबसे कम ताकत वाला शुभंकर ही था। छोटे काले घोड़े ने मालिक की चिंता भांप ली, इसलिए उसने अपना सबसे शक्तिशाली रूप धारण कर लिया और पूरी गति से दौड़ने लगा, बिना इस बात की परवाह किए कि इससे दुनिया को झटका लगेगा। घोड़े के खुर आग की तरह धधक रहे थे, मानो लाल बिजली रात को चीर रही हो।